आज अपना क्रोमोसोम तो पूरा करें, सेल वाला थोड़ा सा रह गया था बेटा जी, उसको कंप्लीट करते हैं। तो कल तो अपन एक बेसिक आइडिया, बेसिक क्या बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट बातें कल डिस्कस की थी, वो आगे सेल साइकिल में भी रिपीट होगी, तो मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करवा दूं कि इंटरफेज और डिवीजन की बात कर रहे थे। इंटरफेज में लिखा था G1 S G2 और डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम बता रहे थे कि भाई वहां क्रोमेटिन था, कहां, इंटरफेज में, और एक डीएनए था। बट एस का मतलब आया था सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसाइज कर दो, 1 से 2 बना दो, रेप्लिकेशन हो गया था। G2 में भी वही था, क्रोमेटिन के पास 2 डीएनए थे, 2 डीएनए। लेकिन बच्चों जब सेल डिवीजन होता है तो आपको बताया था क्रोमेटिन क्या हुए, कंडेंस हुए, एक साथ संघनित हुए, और एक स्ट्रक्चर क्या बन गई, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखने के लिए हमें आना पड़ेगा सेल डिवीजन पर। जब तक इंटरफेज है आपको न्यूक्लियस दिखेगा, क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। और सेल डिवीजन में भी प्रोफेज में क्लियर नहीं दिखेंगे, क्योंकि बच्चों प्रोफेज में तो बनना स्टार्ट हुआ है। जब आप प्रोफेज से आगे मेटाफेज पे आओगे तो ऐसे क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देंगे। ये था एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड थे और हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए था। तो एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड और 2 डीएनए। मेटाफेज के बाद अगली स्टेज आई थी एनाफेज, उसमें बेटा जी हमने इन दोनों क्रोमेटिड को अलग कर दिया था, लेकिन यहां इनको बोला क्या गया था, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कितने, 2। और मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब माइटोसिस होगा तो बेटा जी दोनों सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। तो 46 तभी तो आएंगे जब क्रोमोसोम को पहले डबल करो, वो डबल यही हो गया, 1 से यहां कितने बन गए, 2 बन गए। टीलोफेज जब आएगी तो वापस इनकी जगह वो कौन आ गए, क्रोमेटिन, क्योंकि टीलोफेज के बाद फिर से कौन स्टार्ट हो जाएगी, इंटरफेज। और इंटरफेज में क्या थे, क्रोमेटिन थे। उसके बाद अपन ने थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बताया था, सिंपली क्या करवाया था, एनिमल्स में आपको बताया, प्लांट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम बट साइज उनकी ज्यादा, और डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में कुछ नंबर आपको लिखाए थे। नेक्स्ट आओ बच्चों, 2-4 लाइन लिखते हैं अपन कि क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी है, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, कौन सी स्टेज में, हाँ मॉर्फोलॉजी समझते हो, बाहरी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम को बाहर से अच्छी तरह से देखोगे वो उसका मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। और बेटा जी अगर शेप ऑफ स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी हो, 2 लाइनें बेटा जी पहले लिखो फिर आगे चलते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्रोमोसोम की बाहर से स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आएगी बेटा जी कौन सी स्टेज में, इन मेटाफेज स्टेज। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज में इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और बेटा जी अगर शेप ऑफ क्रोमोसोम देखना हो, बताएंगे हम 4 अलग अलग शेप आएगी एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम दोनों सेपरेट हो गए। 4 अलग अलग शेप के क्रोमोसोम बताऊंगा मैं इंग्लिश में, वी, एक बेटा जी एल शेप्ड, एक आएगा आई शेप्ड और जे शेप्ड। 4 होंगे, वी शेप्ड, एल शेप्ड, आई शेप्ड और जे शेप्ड। तो ये शेप अपने को क्लियरली कब दिखेगी, एनाफेज में, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होती है। तो सिंपली तो यही पूछते हैं मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की अगर आपको स्टडी करनी है तो सबसे सुइटेबल स्टेज मेटाफेज रहेगा बच्चों। अगर शेप की बात करूं तो एनाफेज। चलो आगे अपन बात करते हैं, हेडिंग डाल दो आप, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम करते हैं आज इसको पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चर में देखो पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना लो, उससे पूरी अपन कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना बच्चों, ये कौन सी स्टेज की होगी,
मेटाफेज की होगी। मेटाफेज की बात कर रहा हूं मैं। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसा था? ऐसा ही था क्या? एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितने थे? 2। ध्यान रखना मेटाफेज की ही बात हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कब? ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे बच्चों। मेटाफेज अवस्था में आप क्रोमोसोम को देखोगे। तो ये देखो ऐसा डायग्राम दिखेगा, इसको मैं बना दूं थोड़ा सा, साथ साथ बना लो आप, कि क्रोमोसोम कैसा विजिबल होगा मेटाफेजिक स्ट्रक्चर में। क्रोमोसोम की जो स्टडी है ड्यूरिंग मेटाफेजिक स्टेज, मेटाफेजिक स्टेज में के साथ यहां आ गई इसकी अटैच्ड वाला पोर्शन। ये क्रोमोसोम देखो, कल एक बार देखना बोर्ड में, ये बच्चों डायग्राम में ये बीच वाला गोला दिखना नहीं, ये रहा, इसको हम बोल देंगे सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर बीच में ना, इसी सेंट्रोमियर से ये 2 क्रोमेटिड, ये पूरा एक है, ये दूसरा, ये कुछ बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, वो भी अपन डायग्राम में समझेंगे। तो आपको ऐसा क्रोमोसोम दिख रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली किसका है? मेटाफेज का है। अब बेटा जी मैं इसको ऐसे बना दूं, ये भी क्रोमोसोम है लेकिन ये एनाफेज का। एनाफेज में वो सेंट्रोमियर से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्लियर? लेकिन हम इन जनरल स्टडी करते हैं मेटाफेज में, तो आपको क्रोमोसोम अपन ऐसा बनाएंगे, ये वाला है क्रोमोसोम, इसको घुमा के अपन ने बना लिया, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये बनाइए। अब इसके कुछ पार्ट्स है वो अपन देखते हैं। क्रोमोसोम क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड के अंदर होगा डीएनए, डीएनए में स्ट्रैंड डबल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डीएनए अपने इस क्रोमेटिड का मान लिया, एक ये डीएनए ले लो, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लास्ट में वो सिंगल हो जाता है। लास्ट में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसकी लेबलिंग में बच्चों जो अलग अलग पार्ट है उसकी अगर अपन बात करें, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम, जो बीच में स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया जाएगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हो गया। आर्म्स को बेटा जी क्या बोलोगे? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड हो गया। आउटर कवरिंग को नाम देते हैं वैलिकल। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन को बोला द्वितीयक संकीर्णन। इसमें जो भरा रहता है ये रिमेनिंग पोर्शन, इस पार्ट को बोल दिया जाता है मैट्रिक्स, भरा हुआ पोर्शन। जो डीएनए दिख रहा है बच्चों, इसके लिए भी एक वर्ड दे दिया क्रोमोनीमा। कोल्ड डीएनए दिख रहा है, इसको क्रोमोनीमा बोल देते हैं। वैसे ये है डीएनए वाला पोर्शन। इस लास्ट वाले पार्ट को बच्चों ये कहलाता है सेट, इसको बोल देंगे अपन टीलोमियर। एक एक पार्ट लेंगे, उसकी स्टडी की बात अपन करेंगे। क्रोमेटिड, क्रोमोनीमा,
जो डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्रोमोनिमा है। आउटर कवरिंग पेलिकल, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्ण। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे नैरो रिज होते हैं, नैरो स्ट्रक्चर होती है बीच में, ये कॉन्स्ट्रिक्शन। एक प्राइमरी और ये सेकेंडरी। देखो ये पूरा पार्ट बच्चों ये तो क्रोमेटिड है, लेकिन ये जो कवरिंग दिख रही है ना आउटर कवरिंग, इस कवरिंग को मैंने क्या बोला? पेलिकल। पेलिकल यहां इसकी आउटर कवरिंग होती है। भी लिखेंगे वन बाय वन ये नेम, कौन सा क्या उसको डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, इसलिए आपको इसमें कितनी क्रोमेटिड दिख रही है? 2 क्रोमेटिड दिख रही है। उसके अंदर जो डीएनए होता है, आपका डीएनए कैसा बच्चों? डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, इसी के लिए एक वर्ड आया क्रोमोनीमा। क्रोमोसोम में होता है क्रोमोनीमा। हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए वर्ड अपन ने यूज किया है। बन गया? तो अब जैसे स्ट्रक्चर में पहला वर्ड लिख लो पेलिकल। क्या है पेलिकल? तो पेलिकल में इतना ही लिखना है, क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलूंगा? पेलिकल। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए के अलावा जो ये भरा हुआ पार्ट है वो मैट्रिक्स। ये दो तो एक एक लाइन इनकी लिख लो। तो सबसे पहले बच्चों वर्ड मैंने लिखा स्ट्रक्चर में, फर्स्ट अपन लिख लें पेलिकल। पेलिकल को बोल देंगे अपन आउटर मोस्ट कवरिंग, गुणसूत्र का बाह्य आवरण, आउटर मोस्ट कवरिंग। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, हिंदी में बोल देंगे गुणसूत्र का बाह्य आवरण, प्रोटीन का बना होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग, गुणसूत्र का बाह्य आवरण, उसको क्या कह दिया? पेलिकल। दूसरा वर्ड बेटा जी मैं लिखूंगा मैट्रिक्स। तो पेलिकल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का बाह्य आवरण। मैट्रिक्स और कहां आया था? माइटोकॉन्ड्रियम, जो भी भरा हुआ अड़ंग बड़ंग वो सब मैट्रिक्स है। प्लास्टिड में हमने इसको स्ट्रोमा बोला था। यहां भी बच्चों ये जो भरा हुआ पार्ट, ये यहां भी बना लो, ये सारा क्या है? जो ग्रीन कलर में से बता रहा हूं ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इसमें अपन बता देंगे, मैट्रिक्स में लिख लो नॉन जेनेटिक पार्ट, नॉन जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। अब नॉन जेनेटिक का मीन बेटा जी, देखो जेनेटिक का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आपकी आनुवंशिक सूचना जीन के पास है, जीन बना, डीएनए का है। तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो तो इंफॉर्मेशन तो इसके पास है ना, ये है जेनेटिक पार्ट। को इस डीएनए के अलावा जो अंदर भरा हुआ है वो क्या है? मतलब मैट्रिक्स में डीएनए इंक्लूड नहीं है, डीएनए नहीं है तो ये कैसा है? नॉन जेनेटिक है। डीएनए होता तब हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। नॉन जेनेटिक पार्ट हो गया मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स में बेटा जी इसमें पानी है, वाटर प्रेजेंट होगा, इसमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आयंस मिनरल्स ये प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में लिख लो कंपोज विद वाटर, एंजाइम, प्रोटीन्स। बट इसमें डीएनए वाला पोर्शन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। डीएनए नहीं है तो हमने इसको बोल दिया नॉन जेनेटिक मटेरियल। मैट्रिक्स के बाद थर्ड पार्ट इसका लिखो क्रोमेटिड। क्रोमेटिड थर्ड, पहला पेलिकल आउटर मोस्ट कवरिंग आ गई, दूसरा बच्चों अपन ने मैट्रिक्स की बात कर ली, थर्ड आ गया क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र। हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड में मेंशन कर लो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, बेलनाकार, बेलनाकार संरचना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब नंबर ऑफ क्रोमेटिड है, बस वही पूछ लेते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड की संख्या
कल बता ही दिया था, यहां बस इसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, आपसे पूछे क्रोमेटिड की संख्या, तो ये डिपेंड करेगी बेटा जी स्टेज पर, स्पीसीज पर। तो स्पीसीज पे कैसे, एक क्रोमोसोम की बात हो रही, क्रोमोसोम के नंबर अलग अलग है। मान लो आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड तो फिक्स ही होगा, चाहे वो दूसरे एग्जाम्पल ले लो, तो क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड तो फिक्स है। क्रोमेटिड की नंबर डिपेंड करती है स्टेज पर, कि मेटाफेज है कि एनाफेज है कि प्रोफेज है। प्रोफेज और मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड, अब चाहे वो अपना क्रोमोसोम हो, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी का हो, वो फिक्स ही है। क्रोमोसोम की नंबर बदल सकती है, 46 की जगह वो 90 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम के पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड डिपेंड करेगा स्टेज पर। तो प्रोफेज और मेटाफेज में कितने थे, समझ रहे हो ना कल वाला डायग्राम, अरे आज वाला डायग्राम उठा लो, ये रहा प्रोफेज मेटाफेज में, ये तो क्रोमोसोम थे, तो कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, एक और दो। तो प्रोफेज और मेटाफेज में क्रोमेटिड होंगे दो, बट एनाफेज में आपके पास दिमाग में आ गया दोनों क्या हो गए अलग, तो एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होगा। तो नंबर ऑफ जो क्रोमेटिड है वो डिपेंड करती है स्टेज पर। तो मैंने लिखा क्रोमेटिड की संख्या आपसे पूछा बच्चों, तो पहला पूछ ले इन प्रोफेज एंड मेटाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज में, मेन मेटाफेज ही है, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन एनाफेज स्टेज। एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, इन वन क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड प्रोफेज और मेटाफेज में तो कितने हैं, दो, और इसमें होगा एक इन ईच क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम। क्लियर है फंडा। तो जो हम मेटाफेज की बात करें उसमें एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड आपको दिखेंगे दो, और जब बच्चों एनाफेज की बात आएगी तो एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड होगा एक। लिख के मुझे ये बताओ, एक क्रोमेटिड के पास डीएनए, एक क्रोमेटिड में पूरा एक डीएनए। भाई ये बार बार कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने ये डायग्राम बनाया, क्या मैं इनको क्रोमोसोम बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं सर, ये क्रोमोसोम ही है लेकिन एनाफेज के हैं। मैंने ये बनाया, बिल्कुल सर ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन ये मेटाफेज और प्रोफेज के हैं। प्रोफेज के नहीं, प्रोफेज में तो थोड़े जुड़े हुए रहते हैं, अलग हो रहे हैं, इसका मतलब मेटाफेज। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में क्रोमेटिड दो है, इस क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड एक है। क्लियर। और क्रोमेटिड के अंदर पूरा का पूरा, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डीएनए, एक क्रोमेटिड में डीएनए एक होगा, यहां क्रोमेटिड है दो, तो डीएनए दो, तो हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए प्रेजेंट। कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। चलो, तो अगर प्रोफेज मेटाफेज की बात आती है तो हम बताएंगे क्रोमेटिड दो, और एनाफेज के पास क्रोमेटिड होगा एक। नेक्स्ट बच्चों, क्रोमेटिड के बाद फोर्थ नंबर पे लिखो सेंट्रोमियर। स्ट्रक्चर में इसका फोर्थ वर्ड लिखियो सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु, हिंदी में इसको कहेंगे अपन गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर। तो सेंटर में एक तरह से, पूरा तो नहीं, लगभग क्रोमोसोम जिससे क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं वही पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। तो कहने का मतलब ये क्रोमोसोम, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, तो जिस पार्ट से क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड के बीच का एक तरह से पोर्शन बोल सकते हो, वो क्या है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर में अपन लिख लेंगे कि क्रोमेटिड ओ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम अटैच्ड विद सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र के क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। ये कौन हो गया, क्रोमेटिड हो गया। ठीक है।
तो गुणसूत्र के क्रोमेटिड बेटा जी किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमियर, आगे भी कई जगह यूज होगा। सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इसी सेंट्रोमियर को अगली लाइन बच्चों ऑल्सो कॉल्ड, सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी ऊपर डायग्राम में बनाया था सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब क्रोमोसोम में दो जगह बच्चों से नैरो पोर्शन होते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट होता है। जैसे ये तो पूरी आर्म्स ऐसा पूरा होता, ये वाली मान लो स्ट्रक्चर अगर पूरी होती, सही था। अब इसमें आपको बोल दिया कि एक तो यहां से दबा हुआ पोर्शन है, ये रहा, ये जो नैरो पोर्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको मैंने क्या कहा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे ही क्रोमोसोम में एक जगह और होता है, दो जगह होते हैं। ये मेन तो कौन सा है? प्राइमरी, और दूसरा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीय। प्राथमिक संकीर्णन सभी क्रोमोसोम में मिलेगा, इसी को मैंने दूसरा नाम क्या दिया है? सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी में आप मेंशन कर लो बच्चों, प्राइमरी में ये लिख लीजिए इसेंशियल, ये क्रोमोसोम के लिए इसेंशियल होता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आवश्यक भाग है, हर क्रोमोसोम में होगा, इसेंशियल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आवश्यक भाग है, इसलिए फाउंड इन ऑल क्रोमोसोम्स, समस्त गुणसूत्रों में उपस्थित, सभी प्रकार के गुणसूत्रों में उपस्थित। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि सेकेंडरी सब में नहीं होता है। तो ये बच्चों क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड जिससे अटैच्ड होंगे वो कौन है? सेंटर में है, सेंट्रोमियर। ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ, सभी क्रोमोसोम में होगा, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अगली लाइन, अब देखो इस डायग्राम में बच्चों, आपको याद है ऐसा डायग्राम एक मैंने स्पिंडल फाइबर बताए थे। स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे थे? जब सेल डिवाइड होती है तो बच्चों क्या बताया था मैंने आपको, वो डायग्राम फिर से बना के बता रहा हूं। ये आपकी एक सेल में, हाँ, ये जो मेटाफेज आएगी ना, इस मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो गए, हालांकि उर्दू आम से समझ लेंगे, सीधा ही बता दिया मैंने। ये बीच का गोला दिख रहा है, ये कौन है? सेंट्रोमियर है। अब यहां इधर वो सेंट्रियोल, ये डायग्राम बनते ही सेंट्रियोल आ गया। सेंट्रियोल कितने? दो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेंट्रियोल से बने धागे, वो धागे थे माइक्रो ट्यूब्यूल से बनेंगे स्पिंडल फाइबर। ये लो, स्पिंडल फाइबर यहां से जुड़ेंगे, ये स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर जो धागे हैं वो क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच देंगे, तो आधे इधर गए, आधे इधर, फिर सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी, दोनों तरफ इक्वल क्रोमोसोम चले गए। तो जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं ये बेटा जी, स्पिंडल फाइबर तरकू तंतु, तो स्पिंडल फाइबर एक साइड में तो किससे जुड़ते हैं? सेंट्रियोल से। दूसरा साइड क्रोमोसोम में भी किससे? नॉर्मली हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, लेकिन देखो एक्चुअल में वो जुड़ेगा कहां? बस ये स्पिंडल फाइबर की मैं बात कर रहा था इस डायग्राम में बच्चों, हाँ, काइनेटोकोर। ये जो डायग्राम दिखा आपको, इसमें मैंने इसको क्या नाम दिया है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर देखना बोर्ड पे, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन लगी रहती है ऐसे, सेंट्रोमियर ये बोला तो इसके ऊपर बेटा जी एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्रोटीन को नाम देंगे काइनेटोकोर। ये प्रोटीन क्या कहलाएगी? काइनेटोकोर। बहुत सी जगह सेंट्रोमियर को सुनो, सेंट्रोमियर को ही काइनेटोकोर बोला गया है, लेकिन डिफरेंस है, सेंट्रोमियर तो बीच वाला पार्ट, इसके ऊपर एक डिस्क जैसी प्रोटीन क्या लगी है? काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर है वो एक्चुअल में बेटा जी किससे आके जुड़ेंगे? काइनेटोकोर से, जो किसके चारों ओर लगा हुआ है? ये सेंट्रोमियर है, और ये पिंक कलर वाली प्रोटीन काइनेटोकोर। तो अगली लाइन सेंट्रोमियर में लिख लो कि डिस्क लाइक प्रोटीन, डिस्क मतलब बिंब नुमा, तस्तरी जैसी, ऐसे डिस्क लाइक, ऐसी प्रोटीन होती है। डिस्क लाइक प्रोटीन काइनेटोकोर, डिस्क लाइक प्रोटीन अंडरलाइन करियो, काइनेटोकोर
प्रेजेंट कहाँ, अराउंड द सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर। इसमें लिख लेना हिंदी में, बिंबनुमा काइनेटोकोर प्रोटीन, बिंबनुमा तस्तरी नुमा काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर के, बिंबनुमा काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर के चारों ओर उपस्थित होती है, सेंट्रोमियर को घेरे हुए। बिंबनुमा काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर के चारों ओर उपस्थित होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या दे दिया, काइनेटोकोर। कैसी है, डिस्क लाइक। काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर के चारों ओर उपस्थित होती है। तो इस वाले में तो क्या अपना जो मेन डायग्राम था पहला जो बनाया था बेटा, जिसमें अपन ये यहां बता सकते हैं काइनेटोकोर है, ये तो अपन ने इस कलर से, ये मान लो ये तो काइनेटोकोर बनाया, ये इसी काइनेटोकोर के चारों तरफ बेटा जी मैं इस कलर में मान लो कलर थोड़ा चेंज करके ये ग्रीनिश ले लेते हैं, ये वाला यहां और एक ये वाला इस प्रोटीन को अपन क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर। जो ग्रीन कलर वाली स्ट्रक्चर है ये आ गई काइनेटोकोर, और सेंटर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है ये है सेंट्रोमियर। डायग्राम में मेंशन करिए, डिस्क लाइक काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर को घेरे हुए जो प्रोटीन है, जो डिस्क लाइक प्रोटीन है, हमने उसको क्या कह दिया, काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर का रोल अपन लिख लेंगे, क्या रोल है काइनेटोकोर का, एक्चुअल साइट फॉर किसके जुड़ने के लिए, स्पिंडल फाइबर। तो इसी में लिख लो काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बेटा जी क्या है, एक्चुअल साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतुओं के जुड़ने का वास्तविक स्थल, तरकु तंतुओं के जुड़ने का वास्तविक स्थल। वास्तविक स्थल मैंने इसीलिए बोला, आपसे पूछे कि भी स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ेंगे, ऑप्शन में बेटा जी सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दोनों है, तो आपका आंसर काइनेटोकोर जाएगा। काइनेटोकोर नहीं है तब सेंट्रोमियर जाएगा। तो दिखता वो लगता है कि सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, बट वो सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ रहा बच्चों, सेंट्रोमियर के बाहर की तरफ एक प्रोटीन लगी हुई है, ये तो सेंट्रोमियर हो गया। ये मैं ग्रीन कलर की क्या बना दी, काइनेटोकोर। तो ये जो फाइबर है स्पिंडल फाइबर वो जुड़ेंगे इस काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर नहीं है तब आप आंसर क्या दे सकते हो, सेंट्रोमियर। इसलिए वर्ड क्या लिखा है, एक्चुअल साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो तरकु तंतुओं से जुड़ने का सही जो जगह है वो कौन होगी, काइनेटोकोर। और जो होगी कहां, उस सेंट्रोमियर के चारों ओर, उसके दोनों ओर डिस्क लाइक प्रोटीन। चलिए सेंट्रोमियर जिसको हमने बोला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और वो सभी क्रोमोसोम में इसेंशियली प्रेजेंट होगा। आप समझ गए होंगे इसेंशियली क्यों होगा, क्योंकि बिना सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर नहीं है, और बिना काइनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा नहीं, बिना फाइबर के क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो सकते, तो जरूरी पार्ट है। तो पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमेटिड, चौथा सेंट्रोमियर। फिफ्थ पार्ट लिखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी के बाद बेटा जी आप मेंशन कर लो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकीर्णन। प्राइमरी के बाद आप मेंशन कर लो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो नैरो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम में जो संकड़ी संरचना है। प्राइमरी भी नैरो था, नैरो होते हैं तभी अपन इनको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी तो बेटा जी एसेंशियल है क्योंकि सब में होता है। सेकेंडरी फाउंड इन ओनली फ्यू क्रोमोसोम, कुछ गुणसूत्रों में उपस्थित है और वो फिक्स है। देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नैरो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी भी नैरो ही होता है। फाउंड इन फ्यू क्रोमोसोम, कुछ ही गुणसूत्रों में होता है। कौन कौन से में, वो इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिख लो 13, 14, 15, 22 और 1st।
इन क्रोमोसोम। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है फाउंड इन फ्यू क्रोमोसोम, सब में नहीं बच्चों, कुछ ही क्रोमोसोम में होता है, और वो कुछ आपकी बात हो रही है अपने में, वो कौन से हैं? 13, 14, 15, 21 और 22। कितने क्रोमोसोम? 5 क्रोमोसोम आपकी सेल में होते हैं। 46 में से हम बोलते हैं 23 पेयर्ड, ये समझते हो ना चीज आप? तो इन 5 पेयर्ड में होते हैं, इन 5 13, 14, 15, 21 और 22। इन 5 में आपको क्या दिखेगा? देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है? सुनो अगली लाइन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो कॉल्ड NOR, ये स्टार लगाइयो, NOR। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोला जाता है बेटा जी NOR। NOR माने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो कॉल्ड NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। हिंदी में न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलर, ये न्यूक्लियोलस की बात करिए। केंद्रिका संगठन क्षेत्र, केंद्रिका, केंद्रक नहीं, केंद्रिका संगठन क्षेत्र, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्यों कहते हैं इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन? ये देखना बच्चों, तो जो NOR है इसलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोला, क्योंकि NOR यही करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का जो फॉर्मेशन है वो यही रीजन करेगा। क्या बोला सर? ये समझते हैं, पहले आप लिखो, इस बात को हम क्लियर करते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो कॉल्ड NOR। NOR माने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो क्या बना रहा है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। इसका काम है न्यूक्लियोलस का निर्माण। और न्यूक्लियोलस बेटा जी क्या थी? केंद्रिका थी। कहां आई थी? न्यूक्लियस में आई थी। अब देखो इसके कंसेप्ट थोड़े सीखते चलेंगे अपन। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में थी, क्या काम था? RNA। अरे राइबोसोम एक्टिवली कहां बनता है? न्यूक्लियोलस। और इसमें भी मेन कौन सा RNA बन रहा था? RNA, क्योंकि राइबोसोम बनाने वाला ही होता है राइबोसोमल RNA। आपको बताए थे सारे RNA बनते हैं एक्सेप्ट 5S RNA, वो न्यूक्लियोलस के बाहर बनता है। अब सुनो, मैं बात कर रहा हूं कि वो न्यूक्लियोलस कैसे बनती है। न्यूक्लियोलस जो आपके न्यूक्लियस में होती है, थोड़ा सा बच्चों सारी चीजें कनेक्ट ही करते हैं अपन। मैंने ये बनाया, क्या है? फाइबर देखते ही दिमाग में आ गया क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है, सुनते रहो। क्रोमेटिन न्यूक्लियस में है। ये मान लो अपना, ये मैंने न्यूक्लियस मान लिया। सुनो एक बात, ये मैंने मान ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, डबल है, ठीक है। ये बच्चों है क्रोमेटिन। ये क्या है? फाइबर है तो क्रोमेटिन है, ठीक है। अब क्रोमेटिन का इस वाले पोर्शन पे ये क्या मान ली मैंने? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन है, बाहर भी है, और क्रोमेटिन के पास DNA RNA सब है, अपने को पता है। तो बच्चों क्रोमेटिन का जो पार्ट कहां है? न्यूक्लियोलस में। सुनना, ये स्टेज कौन सी हो सकती है? इंटरफेस हो सकती है, क्योंकि आप में इसको ये क्रोमेटिन भी दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है। अब स्टार्ट हुआ सेल डिवीजन, तो क्या क्या चेंज आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, क्रोमेटिन गया, क्या बन गया? क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना, क्या बना? क्रोमोसोम। ये रहा, ये क्रोमोसोम बना, ये और ये पार्ट। क्या समझे इससे? जब डिवीजन हुआ तो इस धागे की जगह क्रोमोसोम आ गया, और इस धागे में जो क्रोमोसोम बना है, बोर्ड पे देखो थोड़ा सा कंसंट्रेट, ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो उस पार्ट से बना है जहां क्या था? न्यूक्लियोलस था। तो क्रोमेटिन में बच्चों जहां न्यूक्लियोलस था उस जगह वाले क्रोमेटिन ने यहां क्या बना दिया? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया। आगे बात खत्म नहीं हुई, डिवीजन चल रहा है, हो गया डिवीजन खत्म। डिवीजन के बाद क्या चालू हो गया? फिर से कौन आ गई?
टीलोफेज के बाद फिर से जीवन अगला चालू होगा। तो टीलोफेज आती, क्रोमोसोम गया, कौन आ गया? क्रोमेटिन आ गया। और जहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन था बच्चों, वहां कौन बन गई? न्यूक्लियोलस बन गई। बात समझ आ रही है? तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन था वही क्या बना देगा? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किससे बना? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बना। सो इट्स कॉल्ड NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब ये वो रीजन है जो आगे क्या बना देगा? न्यूक्लियोलस बना देगा। हालांकि खुद बना किससे? क्रोमेटिन। फिर से सुन लो, ये अपना एक सेल हमने न्यूक्लियस बनाया था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन समझाने के लिए। धागा आपका क्रोमेटिन है, धागा आते ही क्रोमेटिन समझ जाओ, धागा दिखते ही समझ जाओगे इंटरफेज ही होगी, नहीं तो क्रोमोसोम दिखता। अब उसमें एक जगह मैंने ये न्यूक्लियोलस बना दिया, ये जो ब्लू कलर का बेटा जी, इसको मैंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन का जिस पार्ट न्यूक्लियोलस से कवर्ड है या जहां न्यूक्लियोलस है, जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमेटिन की जगह तो आ गया क्रोमोसोम। ये बीच वाला सेंट्रोमियर, ये तो सब में होगा। इसेंशियल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये कौन सा है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये उस जगह बनेगा जहां क्रोमेटिन में कौन था? न्यूक्लियोलस था। जैसे ही डिवीजन खत्म, वापस कौन चालू? इंटरफेज। इंटरफेज में जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वापस जाके क्या बना देगा? बस न्यूक्लियोलस से आया और फिर क्या बन गया? न्यूक्लियोलस। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझते ही दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये तो वो पोर्शन है जो फ्यूचर का न्यूक्लियोलस है। सो हमने इसको नाम दिया NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ऐसा रीजन जो क्या बना देता है? न्यूक्लियोलस। क्लियर? तो इससे न्यूक्लियोलस बनता है और इसीलिए हमने इसको नाम दिया NOR, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस जो क्या बनाएगा? RNA, एक्टिव साइट फॉर RNA। समझ गए इस चीज को? अब दूसरी बात आई सर, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या सारे क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस होगा या सारी सेल में न्यूक्लियोलस हो ही सकती है ना? कौन कौन सी सेल न्यूक्लियोलस? ये कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 5 पेयर्ड में होते हैं, टोटल 10। इन 5 पेयर्ड क्रोमोसोम में कौन है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है। तो हर क्रोमोसोम के पास नहीं होता, ये केवल इन्हीं 5 क्रोमोसोम के पास होगा। तो इन 13, 14 ये अपने क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं। 5 पेयर्ड का मतलब टोटल कितने बता दूंगा? 10। अरे पेयर्ड का कंसेप्ट दिमाग में घुसा गया? आपके क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्ड, टोटल 46। ये 5 पेयर्ड का मतलब टोटल कितने? तो एक सेल के अंदर, सुनो, एक सेल के अंदर NOR कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ NOR इन ए सेल 10 होगी। एक सेल में क्रोमोसोम 46, उनमें से इन 5 क्रोमोसोम के पास कौन है? NOR है। तो ये पेयर्ड में है तो टोटल कितने? 10 NOR आपके पास होंगे। और NOR वो है जो फ्यूचर का क्या है? न्यूक्लियोलस है। बस ऐसे समझो तो डायग्राम साइड में बना के समझ लियो। बाकी बताने के लिए है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब फ्यूचर का न्यूक्लियोलस, इसलिए हम इसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इंटरफेस न्यूक्लियो ऐसे ही बताने के लिए बता दिया, बस ध्यान रख लियो। सिंपल सा NOR नाम से क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ स्वाभिमान, हाँ मयंक सर बोलो। हैं? विषय में थे, क्या नाम बेटा? अच्छा मेरा स्टूडेंट था, बता कहाँ से किया MBBS? ठीक है बोलो। अच्छा तेरी सिस्टर है, ठीक है बेटा बता। ऑनलाइन भी हाँ करवा दे, ऑनलाइन चला रखी है क्लास। हाँ तो बेटा 11th का ऑनलाइन कोर्स अपना चल रहा है। तो मैं तुझे आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ ना, अभी तो क्लास में हूँ मैं। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है। कहाँ से पुराने बच्चे बेचारे, जी शाही में पढ़ा हुआ था फाउंडेशन में मेरे से। अब तो MBBS हो गई सर,
एमओ लग गया, एमओ का मतलब मेडिकल ऑफिसर लग गया। एमबीबीएस करते ही पीजी से पहले पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर, गांव में होती है ना पीएचसी, पब्लिक हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, छोटे गांव में एक एक हॉस्पिटल होती है, उस पर एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर सीधे लग जाते हैं एग्जाम देकर, उनको बोलते हैं एमओ, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी कहलाते हैं वो, जो एमबीबीएस के हिसाब से लगते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बच्चे एमओ की पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं, बढ़िया पोस्ट है, और साथ साथ पीजी की तैयारी करते रहते हैं। पीजी में नंबर आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का डिप्लोमा वो हो गया, फिर स्पेशलिस्ट बन के बाहर आते हैं। एमओ का मतलब एमबीबीएस होते ही गवर्नमेंट क्या पोस्ट देती है, मेडिकल ऑफिसर बना देती है, एक हॉस्पिटल पे एक सीएचसी पे बैठता है। तो बच्चों ये आ गया एनओआर, और हम डिस्कस कर रहे थे किसको, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को। तो डिफरेंस समझ गए, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सब में मिलेगा, वो एसेंशियल है, सेंट्रोमियर तो होना ही होना चाहिए, उसके बिना आप स्पिंडल फाइबर जोड़ ही नहीं सकते। यहां हमने फिर बोला एक और नैरो रीजन कुछ क्रोमोसोम में, और वो कुछ कौन से हैं, 13, 14, 15, 21 और 22 पेयर्ड में होते हैं, तो टोटल हो गए 10। इन्हीं को बोला मैंने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि यही फ्यूचर का क्या है, न्यूक्लियोलस है, इसी से न्यूक्लियोलस बनेगा। और न्यूक्लियोलस दिमाग में आती कौन आएगा, आरएनए, जो राइबोसोम बनाते हैं। चलो बच्चों, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कितने नंबर पे आ गया, 5th। अगला 6th नंबर पे लिखो, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं अपन। सैटेलाइट, क्रोमोसोम का एक पार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड सैटेलाइट, क्रोमोसोम के पार्ट है ये। अगली हेडिंग आप डाल दीजिए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, आओ डायग्राम में, कहां है डायग्राम क्रोमोसोम का, ये रहा। अब बच्चों इस डायग्राम को जब देखोगे, ये वाला पोर्शन टीलोमियर जो मैंने लिखा ना, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये पूरा जो पार्ट होता है, ये इसको एक नाम देते हैं अपन सैटेलाइट। टीलोमियर बताऊंगा मैं, टीलोमियर जो अंदर का डीएनए रहेगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन टीलोमियर। तो देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम का, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देखना बोर्ड पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, सैटेलाइट। तो बेटा जी ये बताओ, क्या सब क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट तो उन्हीं क्रोमोसोम में होगा जिनमें कौन हो, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सब में, ये 5 क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22, इन 5 में कौन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उन्हीं 5 में कौन होगा, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, किसके बाद, आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो बचा हुआ भाग है वही सैटेलाइट कहलाता है। हाँ, अंदर ये जो डीएनए दिख रहा है ना, अभी इसको अलग से बताऊंगा, वो क्या कहलाएगा, टीलोमियर। पहले हम बात करें किसकी, सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट में लाइन लिख लो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, रिमेनिंग part of chromosome, remaining part of chromosome after second constriction, हिंदी में लिख लो, द्वितीयक संकीर्णन के पश्चात, द्वितीयक संकीर्णन के पश्चात उपस्थित गुणसूत्र का भाग, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पश्चात उपस्थित गुणसूत्र का भाग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो भाग है वही क्या है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को अपन डायग्राम से बनाए तो ऐसे बना सकते हो, ये क्रोमोसोम एक ही क्रोमेटिड बना के बता देता हूं। तो सैटेलाइट किसको, इसको क्या बोलूंगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद जो बच गया बेटा जी, ये पार्ट कौन होगा, सैटेलाइट होगा। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो बचा हुआ भाग है वही क्या है, वो सैटेलाइट है। बस। तो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एक, प्राइमरी। 5 ऐसे क्रोमोसोम है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे 2, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सब में, तो सैटेलाइट भी सब में,
सैटेलाइट उसी में होगा जिसमें कौन होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट ही बेटा जी क्या कहला रहा है, सैटेलाइट। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और सैटेलाइट में लिख लियो, इसमें मिलेगा फाउंड ओनली इन वही फ्यू क्रोमोसोम, और फ्यू वापस से लिख रहा हूं वही 13, 14, 15, 21 और 22। सैटेलाइट भी केवल कुछ गुणसूत्रों में उपस्थित होता है, और कुछ वही है 13, 14, 15, 21 और 22। और सैटेलाइट में लास्ट लाइन, क्रोमोसोम possess satellite part is known as set chromosome। अंडरलाइन कर लियो कि जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट भाग उपस्थित होता है, जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट भाग उपस्थित होता है उन्हें सेट गुणसूत्र कहा जाता है। SAT कैपिटल में लिखोगे, कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल T। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट भाग उपस्थित होता है उन्हें सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम विच possess satellite part is known as set chromosome, is known as set chromosome। स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट आते हैं टीलोमियर। फिर से एक बार आओ, क्रोमोसोम possess सैटेलाइट पार्ट इज नोन एज सेट क्रोमोसोम, समझ गए? मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, फिर लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं अपन क्रोमोसोम का, टीलोमियर। फटाफट एक बार स्ट्रक्चर पे आओ। आज अपन बात करें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की। तो अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखनी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल, तो कौन सी स्टेज में जाओगे? मेटाफेज। अगर उसकी शेप की स्टडी करनी है, एनाफेज, आगे वाली स्टेज बच्चों। शेप इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब जब हमने स्ट्रक्चर की बात की तो मेटाफेज में स्ट्रक्चर देखोगे, अलग अलग पार्ट उस डायग्राम से समझाया। सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर को मैंने क्या बोला है? सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये तो सब में होगा। सेंट्रोमियर के दोनों साइड में एक प्रोटीन है, काइनेटोकोर। इसी प्रोटीन से कौन जुड़ेंगे? स्पिंडल फाइबर। कब? जब सेल डिवाइड होगी। और ये क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, मेटाफेज में दो ही होते हैं। बीच का ये दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंडरी, ये सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला क्रोमोसोम सैटेलाइट। अंडर आपका क्या है? डीएनए है। इस डीएनए कोल्ड पार्ट को नाम दिया क्रोमोनीमा, याद रख सकते हो तो। आउटर कवरिंग पेलिकल। तो हमने फटाफट इसके पार्ट बताए। फटाफट बेटा जी पार्ट बोले तो पहला आ गया पेलिकल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड। मैट्रिक्स, इसके अंदर भरा हुआ नॉन जेनेटिक मटेरियल। नॉन जेनेटिक का मतलब डीएनए नहीं है इसमें, डीएनए के अलावा जो भी भरा हुआ है, पानी, प्रोटीन, एंजाइम, वो सारे। क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र। कैसे स्ट्रक्चर? सिलिंड्रिकल। इसकी नंबर है वो डिपेंड करती है स्टेज पर। अगर प्रोफेज मेटाफेज है तो क्रोमेटिड होंगे 2 बेटा जी। अगर एनाफेज है तो क्रोमेटिड होगा 1। ये क्रोमोसोम भी मेटाफेज का है तो क्रोमेटिड 2। ये डायग्राम एनाफेज का है तो क्रोमेटिड 1 मिलेगा। एक क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। देन आया इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंट्रोमियर, बीच वाला पॉइंट। जरूरी नहीं बीच में हो, अलग अलग लोकेशन भी होती है। जहां से दोनों क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं वो सेंट्रोमियर। तो क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम अटैच विद, वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे। अब सेंट्रोमियर को हमने बोला ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नैरो पार्ट है, प्राइमरी है, इसेंशियल है क्योंकि सभी क्रोमोसोम में होगा, बिल्कुल जरूरी पोर्शन है। और फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसके चारों तरफ डिस्क लाइक प्रोटीन कौन प्रेजेंट है? काइनेटोकोर। उसी काइनेटोकोर से कौन जुड़े? फाइबर जुड़ेंगे। ये फाइबर कब जुड़ेंगे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये फाइबर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। तो काइनेटोकोर बच्चों क्या है? एक्चुअल साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। एक्चुअल मैंने इसलिए लिखा कि अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो स्पिंडल फाइबर किससे जोड़ोगे? सेंट्रोमियर से। लेकिन ये है, इसी से जुड़ेगा। देन हमने बोला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा नैरो पोर्ट ही होते हैं। फाउंड इन फ्यू क्रोमोसोम, नॉट ऑल, फ्यू, इन 5 में, और वो पेड़ में मिलते हैं तो टोटल 10। ऑल्सो कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि इनसे आगे क्या बनेगा? न्यूक्लियोलस बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने ऐसे समझा दिया। जहां न्यूक्लियोलस था उस क्रोमेटिन वाले पार्ट ने बनाया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जब इससे वापस इंटरफेज आएगी तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोलस। इसी से न्यूक्लियोलस बनता है। सैटेलाइट,
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो पोर्शन है सैटेलाइट, जिसमें सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट होगा उन क्रोमोसोम को मैं बोल दूंगा सेट क्रोमोसोम। और हमें पता सब में नहीं होगा, क्योंकि जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसी में क्या मिलेगा, सैटेलाइट, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला पार्ट होता है। लास्ट बच्चों लिख लो टीलोमियर, 7 क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में लास्ट पोर्शन हम बात करेंगे टीलोमियर। टीलोमियर क्या है, लास्ट पोर्शन लिख लियो टीलोमियर। तो सैटेलाइट तो बच्चों बाहर वाला पोर्शन था, उसके अंदर जो डीएनए है वही क्या है, टीलोमियर। तो देखो मैं डीएनए निकाल के बताता हूं, एक डायग्राम, क्रोमोसोम का अपन डायग्राम बना लिया, मैं केवल डीएनए बता रहा हूं बच्चों। ये डीएनए कैसा मिलेगा इन जनरल, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। मान लो बीच में एक बार ऐसे ही डायग्रामेटिक बता दिया, इसको क्या मान लें, सेंट्रोमियर मान लो। ये डीएनए, बोर्ड पे देखिए बच्चों, अपन ने क्रोमोसोम क्रोमेटिड नहीं बनाए, केवल बीच में से क्या निकाल दिया, डीएनए निकाल दिया। डीएनए कैसा है, आप में डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, ये बीच का पॉइंट क्या मान लो, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अरे वो क्रोमोसोम है, यू क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, बीच का मैंने क्या उठा लिया, डीएनए उठा लिया, ये लो, ये डीएनए ले लिया। अब डीएनए में देखो ये पूरा डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन बच्चों जो किनारे वाला डीएनए होगा, कौन से वाला, यहां ये डीएनए, किनारे पे जो डीएनए है वो डबल की बजाय बेटा जी सिंगल स्टैंडर्ड होगा। पूरे में डबल है बट किनारे पर वो कैसा है, सिंगल। उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ही मैं क्या बोलूंगा, टीलोमियर। जो क्रोमोसोम में कहां मिलेगा, किनारे पे मिलेगा, बाकी पूरे में डबल स्टैंडर्ड है बट एजेस पर वो कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड। क्यों हो गया, क्या फंक्शन है उसको डिस्कस करो। तो इस डायग्राम से बेटा जी बना के साइड में समझ लियो, यहां ये वाला डीएनए, लास्ट में जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड, वो ये टीलोमियर सभी क्रोमोसोम में होगा, इसको सेट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्कुल लास्ट वाला जो है, ये वाला जो डीएनए इसमें बेटा जी ये हो जाएगा लास्ट वाले पोर्शन पे, इसको अपन बोल देंगे टीलोमियर। सिंगल क्यों होता है, क्या बेनिफिट है उसकी बात करें तो टीलोमियर का मतलब है क्रोमोसोम का डीएनए, लेकिन पूरा डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, बट किनारे पर जो डीएनए का कुछ पोर्शन है वो कैसा रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड। पहले एक दो लाइन लिखो, फिर टीलोमियर का फंक्शन भी अपन समझते हैं क्या फायदा है। इसमें लिख लो सिंगल टीलोमियर है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, टीलोमियर है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें लिख लो टीलोमियर में एकल रज्जु की डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वैसे बच्चों क्रोमोसोम में डीएनए डबल स्टैंड होता है, लेकिन किनारे पर आते आते वो एकल रज्जु की, सिंगल स्टैंड का मतलब उसमें एक ही स्टैंड है, और इस सिंगल स्टैंड डीएनए वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टीलोमियर। क्या फायदा है देखो, एक लाइन लिखो इसमें, टीलोमियर में लिख लेना नॉन स्टिकी एंड, नहीं चिपकने वाला किनारा, नहीं चिपकने वाला सिरा। क्या है ये नहीं चिपकने वाला, एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र का जो अंतिम भाग है उसको अपन ने बोला टीलोमियर, जो नॉन स्टिकी एंड बनाता है, नहीं चिपकने वाला। ये 3 लाइन लिखो, फिर मैं एक बार बताऊं क्या बेनिफिट है टीलोमियर का। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, अपनी जवानी से कनेक्टेड होता है टीलोमियर, आपकी जवानी से जुड़ा हुआ है, बुढ़ापा रोकता है, मेंटेन जवानी। कैसे देखो, अब थोड़ा जोश आया सर, जवानी नाम से हमें इंटरेस्ट जगा है कि क्या है ऐसा इसमें। तो पहली चीज टीलोमियर, ये पोर्शन टीलोमियर है जिसमें डीएनए कैसा है, बाकी पूरा डबल दिख रहा है बच्चों, लेकिन किनारे पर आते आते वो दोनों साइड में सिंगल हो जाएगा। जहां सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो क्रोमोसोम का पार्ट क्या कर रहे हैं,
चिपकने से रोकता है, देखो। और क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है? एंड, एकदम किनारे वाला एंड पोर्शन है। सेट तो आप जिसमें बोल सकते हो जहां सैटेलाइट हो, जरूरी थोड़ी है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। जिनमें नहीं है टेलोमेयर तो सब में प्रेजेंट होगा। अब कैसे रोकता है इसको थोड़ा समझना। डीएनए जुड़ना कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो ना। जैसे बच्चों मेरे पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, ये डीएनए ऐसे। अब इस डीएनए में मैंने स्ट्रैंड बना दिए, मान लो ACTGT, कुछ ही लिख दिए मैंने। सामने आप बता सकते हो, A है तो सामने, G है तो, T है तो CA। बॉन्ड आपको पता है, डबल ट्रिपल सब बता दिए थे। तो अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो ऑटोमेटिकली सामने दूसरा स्ट्रैंड आएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड है तो ये आपस में जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। लेकिन यहां क्या होता है, लास्ट तक आते आते जब टीलोमियर है, ये डबल स्ट्रैंड था, अब लास्ट में आते आते वो क्या रह गया? सिंगल स्ट्रैंड। मान लो ATCT ये रह गया। ऐसे ही 2 डीएनए मान ले, दूसरा क्रोमेटिड है, उसका डीएनए भी आ गया ATCT। तो बच्चों जब ATCT के सामने ATCT होगा तो वो आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वो तब जुड़ेगा जब एडेनिन के सामने कौन हो? थाइमिन हो। साइटोसिन के सामने, अरे वही बात है, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। लेकिन जो अंतिम पार्ट है, एंड पोर्शन है, वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है और उसके नाइट्रोजनस बेस ये फिक्स होते हैं। ये आपस में सेम है तो कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो टीलोमियर का काम है उस क्रोमोसोम या डीएनए को आपस में जुड़ने से रोकना। अब जुड़ेगा नहीं तो बेटा जी सेल रहेगी एक्टिव, दूसरे से जुड़ के रेप्लिकेट हो सकता है। तो इसमें अगर मैंने जोड़ दिया दोनों को, क्रोमोसोम आपस में चिपक गए, मान लो 2 क्रोमोसोम के टीलोमियर कॉम्प्लीमेंट्री थे। अरे भाई पहला क्रोमोसोम है, इसके मान लो ATCGT, एक दूसरा क्रोमोसोम है, इसका टीलोमियर आपको मिल गया TAGCA। तो दोनों आपस में, तो 2 क्रोमोसोम चिपक गए। और जब क्रोमोसोम आपस में चिपक गए तो बेटा जी अलग, और जब सेपरेट नहीं हुए तो सेल डिवाइड। बात को समझना, क्या कर रहा हूं मैं? डिवीजन के लिए देखो क्या चाहिए। अगर टीलोमियर पे फिक्स सीक्वेंस है, ये भी सुन लो। पहले मैं एक बात और बता देता हूं, टीलोमियर के पास जो डीएनए वो ये होगा, टीलोमियर का डीएनए फिक्स है TTA-GGG। हमेशा अपने में से कोई किसी का भी न्यूक्लियस क्रोमोसोम उठा लो, सबके टीलोमियर पे ये मिलेगा TTA-GGG, सब में बार बार ये चलता रहेगा। पहले क्रोमोसोम के पास भी यही है, दूसरे के टीलोमियर के पास भी यही है, तीसरे के पास भी यही है। जब ये एक जैसे एक सामने आ गए तो क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। थाइमिन तो जुड़ता है एडेनिन से, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, और गुआनिन जुड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जब पूरक होंगे तभी तो जुड़ेंगे। एक समान होने पर वो आपस में नहीं जुड़ सकते। तो अगर बेटा जी टीलोमियर नहीं होता और ये पूरक होते तो 2 क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते, सारे क्रोमोसोम फ्यूज हो गए। क्रोमोसोम फ्यूज होने का मतलब जब आप सेल डिवाइड करते तो इजीली सेपरेट, और जब सेपरेट ही नहीं हुए अलग अलग सेल में ट्रांसफर, सेल डिवीजन ही नहीं होता। और बिना डिवीजन के आपकी सेल ग्रोथ, क्योंकि सेल की तो फिक्स एज होती है, एज के बाद सेल खत्म हो गई, उसकी जगह नई सेल आ गई। सेल डिवाइड होती है तभी तो अपनी ग्रोथ होती है। तो बिना डिवीजन के ग्रोथ नहीं होगी, धीरे धीरे सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए बच्चों टीलोमियर का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो 2 क्रोमोसोम को चिपकने से रोकता है। जब चिपकेंगे नहीं क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे, तो अलग अलग सेल में चलेंगे और तभी क्या संभव होगा? सेल डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सेल जिंदा है, हम जिंदा हैं क्योंकि कौन प्रेजेंट है? टीलोमियर की वजह से सेल के क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं होंगे, और फ्यूज नहीं हुए तो सेल आराम से क्या होती रहेगी? डिवाइड। अरे सेल डिवाइड होने का मतलब अपन जिंदा है, आपकी सेल डिवाइड कर रही है, जिंदा है तो डिवाइड करेगी। अगर डेथ होगी तो डिवीजन नहीं होगा। अब होता क्या? तो फिर सर हम बूढ़े क्यों होते हैं? बूढ़े बेटा जी इसलिए होते हो कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी टीलोमियर की लेंथ कम होती जाएगी। इतना बड़ा टीलोमियर था, उम्र बढ़ते बढ़ते छोटा छोटा होता है, खत्म ही हो गया। टीलोमियर खत्म हो गया तो क्रोमोसोम चिपकने चालू हो गए, चिपकने चालू हो गए तो डिवीजन धीरे धीरे कम हो गया। डिवीजन कम का मतलब वो पर्टिकुलर सेल खत्म हो गई, और जब सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे अपनी भी डेथ हो जाती है। तो जिंदा रहने के लिए सेल के पास कौन चाहिए? और टीलोमियर की लेंथ नॉर्मल चाहिए। जब तक टीलोमियर है 2 टीलोमियर आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए के सामने ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़ेगा। ये टी के सामने
ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो आइडेंटिकल है, सेम है, आइडेंटिकल आपस में फ्यूज नहीं होते। बात को फिर सुनो, टेलोमियर हमने किसको कहा? पूरे क्रोमोसोम में डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, लेकिन जब वो किनारों पर आएगा तो कैसा हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड, एक रज्जुक डीएनए। और जहां सिंगल स्टैंड डीएनए है वो क्रोमोसोम का पोर्शन क्या है? टेलोमियर। तो मैंने पहली लाइन लिखी बच्चों कि टेलोमियर में कौन मिलेगा? सिंगल स्टैंड डीएनए मिलेगा। क्या बनाएगा? नॉन स्टिकी एंड। क्यों? इसकी वजह से दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टेलोमियर की सीक्वेंस फिक्स है और एक जैसे नाइट्रोजनस बेस आपस में नहीं जुड़ते। एडिनिन के सामने एडिनिन आ गया, वो कभी नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। दोनों क्रोमोसोम अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, तो आराम से नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे, सेल डिवाइड करेगी, जिंदा है अपन, सब सही चल रहा है। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ टेलोमियर छोटे होते गए, छोटे हो रहे हैं। टेलोमियर जब छोटे होकर खत्म ही हो जाएंगे तो पास वाले क्रोमोसोम आपस में चिपक जाएंगे। क्रोमोसोम जब जुड़ने चालू हो गए तो डिवीजन के टाइम वो सेपरेट, अरे सेपरेट नहीं हो तो सेल ही डिवाइड नहीं हुई, डिवाइड नहीं हुई मतलब सेल की धीरे धीरे क्या होने लग गई? डेथ। और उसी से फाइनल रिजल्ट होता है ह्यूमन बीइंग की डेथ। तो टेलोमियर कम होना इंडिकेशन ऑफ एजिंग, बुढ़ापे का सबसे मेन इंडिकेशन है। टेलोमियर की लेंथ क्या होती जाएगी? शॉर्ट होती जाएगी। तो साइंटिस्ट ने बेटा जी आजकल इसी पे काम चल रहा है। अब आपको पता है कि हर कैरेक्टर का कंट्रोल तो जीन ही करता है, तो टेलोमियर बनाने की भी कोई ना कोई तो जीन होगी। तो साइंटिस्ट ने उस जीन को ढूंढ लिया, उस जीन को जिंदा रखा कि अगर इस इंसान में उस जीन को घुसा दिया जाए, उस जीन को लंबे टाइम तक जिंदा रखें तो जीन क्या बनाती रहेगी। और जब तक टेलोमियर है, मान लो 1 सेंटीमीटर का टेलोमियर है, वो 1 सेंटीमीटर लास्ट तक बना रहेगा तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बुढ़ापा आने का रीजन है टेलोमियर की लेंथ कम होते जाना और गुणसूत्रों का आपस में चिपकना। इट्स कॉजिंग एजिंग। एजिंग का मतलब बुढ़ापा। सारा खेल किसका है? इस टेलोमियर की लेंथ का है। तो एजिंग के साथ लेंथ क्या होती जाएगी? छोटी। और क्रोमोसोम आपस में चिपकने चालू हो गए, चिपक गए तो सेपरेशन नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब छोटी सी बात बताओ मुझे, कैंसर है किसी सेल में, कैंसर हो गया, वहां क्या हो रहा है? कैंसर का मतलब सेल का डिवीजन अपने कंपेयर ज्यादा। अरे कैंसर में तो सेल फटाफट डिवाइड करेगी। बताया था ना मैंने फिंगर वाला एग्जांपल, इस फिंगर को बनने में 16 सेल चाहिए, तो मान लो 4 ही बार डिवाइडेशन हुआ, लेकिन कैंसर में वो 400 बार हो गया, डिवाइड हो रही है, हो ही जा रही है, तो खूब सारी सेल का एक ग्रुप बन गया। वो ग्रुप ही क्या कहलाता है? ट्यूमर। उसी को बोलते हैं कैंसर का ट्यूमर। तो कैंसर में सेल डिवीजन ज्यादा हो गया, तो वहां टेलोमियर की एक्टिविटी कम है कि ज्यादा है? टेलोमियर अगर आप में एक्टिव है तो सेल डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। टेलोमियर छोटा हो गया तो कम हो गया, डिवाइडेशन कम होने से तो डेथ हो रही है। तो जिस कैंसर में डिवाइडेशन क्या हो रहा है? फास्ट, तो वहां टेलोमियर की एक्टिविटी ज्यादा है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं बच्चों। कैंसर ट्रीटमेंट का एक नई थेरेपी आ रही है, उस थेरेपी में क्या किया, जिस ऑर्गन जिस सेल में कैंसर है, जहां ट्यूमर है, उन सेल के टेलोमियर को छोटा कर दो, उसकी एक्टिविटी को कम कर दो, बिना टेलोमियर के डिवीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और कैंसर में होता ही क्या है? डिवीजन फास्ट होता है, हमने डिवीजन कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर बस माइंड में कंसेप्ट घुसा लियो, टेलोमियर सेल डिवीजन। टेलोमियर जितना एक्टिव है उतनी सेल आपकी रेगुलर क्या होगी? डिवाइड होगी। बट एज के साथ टेलोमियर की लेंथ, टेलोमियर छोटे होते ही क्रोमोसोम चिपकने चालू हो गए, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? नॉन स्टिकी एंड, जो चिपकने से रोकेगा। किनको? क्रोमोसोम को। तो इसमें 1-2 लाइन ये लिख लो टेलोमियर में बच्चों कि जो सीक्वेंस ऑफ टेलोमियर है, फंक्शन ये भी लिख लेना, टेलोमियर का फंक्शन क्या है, सीक्वेंस लिख लो, ऊपर नहीं लिख ली। सीक्वेंस ऑफ टेलोमियर, टेलोमियर में जो फिक्स सीक्वेंस है बेटा जी, इसको बोलते हैं डबल टी ए ट्रिपल जी। बार बार ये चलती रहती, रिपीट होती रहती है, फिर थोड़ी दूर बाद ये आ जाएगा डबल टी ए ट्रिपल जी। कौन ज्यादा है? जी ज्यादा है। जी माने गुएनाइन। हेलो, हाँ है, कौन है? कौन बोल रहे हैं आप?
हाँ लड़का बोलो, मैं नंबर दूं था, नोट करो। 9166। मैं कॉल बैक करूँ आपने थोड़ी देर में, है ना, क्लास में हूँ मैं अभी। 9166 91 66 99 54 97। 916699। मैं क्लास में था, वापस कर लूँ साहब, डिस्टर्ब हो रही है मेरी क्लास। 91 66 99 54 97। हाँ, तो बच्चों सीक्वेंस ऑफ टेलोमेयर फिक्स है डबल टी ए ट्रिपल जी। तो इन 6 दिख रहे हैं आपको, 6 नाइट्रोजनस बेस, इनमें 2 थाइमिन है, 1 एडेनिन और 3 ग्वानिन ज्यादा होता है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं ग्वेनाइन रिच सीक्वेंस। टेलोमेयर बेटा जी क्या होगा, ग्वेनाइन रिच होगा। याद करो प्रोकैरियोट में जीसी रिच बताया था, ग्वेनाइन के साथ कौन जुड़ेगा, लेकिन यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। अगर जोड़ना ही लग जाए तब तो क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, ये नहीं जुड़ेगा, नॉन स्टिकी है, तो मैंने बोला ग्वेनाइन रिच सीक्वेंस। अगली लाइन, अब टेलोमेयर का फंक्शन हो गया प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों को चिपकने से रोकता है। तो इसका कार्य बच्चों टेलोमेयर क्या लिख लियो, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। टेलोमेयर गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकेगा, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। एक और बच्चों छोटी सी लाइन, एजिंग से पहले एक लाइन लिखा रहा हूं मैं। टेलोमियर है तो डीएनए, डीएनए तो है, और आपको पता है जब डीएनए से आप डीएनए बनाते हो तो कौन चाहिए आपको, कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, 1 से 2 बना। अब पॉलीमरेज पूरे डीएनए को तो बना देगा, लेकिन पॉलीमरेज के भी बच्चों नखरे हैं, वो भी क्या कहेगा, देखो ये आपके पास ये रहा डीएनए, पॉलीमरेज को बोला कि भाई डीएनए को डबल करना है, डबल करना तो पॉलीमरेज आ जाएगा अपने आप, रेप्लिकेशन बोलते हो आप। तो पॉलीमरेज यहां से चालू होगा, इस पूरे डीएनए को डबल कर देगा यहां तक, लेकिन जैसे सिंगल स्टैंडर्ड दिखेगा पॉलीमरेज क्या कहे हैं, इसको मैं डबल नहीं करूंगा, मुझे तो क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड चाहिए, जिसको ओपन करके आप मुझे डबल करवा सकते हो। मैं टेलोमियर का रेप्लिकेशन नहीं करूंगा। तो टेलोमियर को बनाने के लिए बच्चों एक अलग से एंजाइम आता है जो इस टेलोमरेज वाले डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, और बाकी पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आपके पास कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन वो इस टेलोमियर डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता। तो इसका जो अलग से एंजाइम है, टेलोमियर ने कहा भाई तू मत कर, मैं मेरी व्यवस्था खुद कर लूंगा। तो टेलोमियर के पास एक एंजाइम लिखता हूं अगली लाइन में, टेलोमरेज, अरे एज लगा, एंजाइम बना। टेलोमरेज एंजाइम का रोल होगा फॉर्मेशन ऑफ टेलोमियर। टेलोमियर को बनाने वाला एंजाइम पूछे तो हम बताएंगे टेलोमरेज। हाँ, टेलोमियर डीएनए ही है, बट इसको पॉलीमरेज नहीं बनाएगा, इसको टेलोमरेज बनाएगा। और बेटा जी जो एंजाइम है, इट्स एग्जांपल ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। टेलोमरेज एंजाइम इज एग्जांपल ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, RNP। टेलोमरेज इज एग्जांपल ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो RNA, बस RNA के साथ प्रोटीन। तो छोटी सी बात याद करो, एंजाइम किसके बने होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। कोई एक्सेप्शन बताओ, राइबोजाइम, देखा एंजाइम, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो किसका बना है, राइबोजाइम, अरे वो तो ध्यान होना चाहिए, राइबोजाइम, नाम देखो, राइबो RNA, जाइम एंजाइम, RNA से बना एंजाइम राइबोजाइम, ये प्रोटीन का नहीं बनता। एक और एग्जांपल आ गया आपके सामने, कौन सा, टेलोमरेज, किसका बना है, राइबो न्यूक्लियो, मतलब
आरएनए, साथ में अकेला प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के साथ कौन, आरएनए। तो आरएनए से बना एक और एंजाइम इंपोर्टेंट आया, टीलोमरेज। और एक बच्चों नोटबुक के ऊपर ध्यान है तो ठीक है, नहीं एक एंजाइम और लिख लेना, राइबोजाइम। ये भी इंपोर्टेंट एंजाइम है जो किससे बना है, आरएनए मेड एंजाइम, आरएनए से निर्मित एंजाइम। और वैसे बच्चों मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो राइबो वर्ड ही आरएनए के लिए, और ये इट्स एग्जांपल ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लियो, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए से राइबो न्यूक्लियो उठा लिया और वो प्रोटीन आ गया। ऐसा सा नाम पीछे भी किसी के लिए आया था, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। पता नहीं क्या पूछ लिया, राइबो न्यूक्लियो में आरएनए के साथ कौन है, तो कोई ऐसा ऑर्गेनल्स आएगा था क्या जो आरएनए और प्रोटीन से बनता है। राइबोसोम किसका बना था, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, तो वही राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, बस आरएनए साथ में प्रोटीन। तो टीलोमियर फंक्शन था प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। अब बच्चों को एजिंग वाली लाइन लिख लो, टीलोमियर का काम, ड्यूरिंग एजिंग लेंथ ऑफ टीलोमियर क्या होती जाएगी, बिकम शॉर्ट। जीर्णता के साथ, बुढ़ापे के साथ, एजिंग का मतलब बच्चों बुढ़ापा, जीर्णता के दौरान, एजिंग जीर्णता बुढ़ापा एक ही मतलब है। जीर्णता के दौरान जो टीलोमियर की लंबाई है वो छोटी होती जाती, साइज में टीलोमियर छोटा होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एज बढ़ेगी वैसे वैसे टीलोमियर छोटा। टीलोमियर छोटे होने का मतलब क्रोमोसोम के फ्यूज होने के चांस बढ़ गए। फ्यूज होने का मतलब डिवाइडेशन, और अलग ही नहीं हुए तो सेल डिवीजन, डिवीजन नहीं हुए तो सेल खत्म हो जाएगी बट डिवाइड नहीं होगी। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापे आने का एक बड़ा रीजन है टीलोमियर की लेंथ का छोटा होना। ये बात समझ गए ना, इसको मैं ऐसे एक सिंपल तरीके से लगा दूं बच्चों की। मान लो अब एज के साथ एजिंग बढ़ रही है, सुनियो, उम्र बढ़ती जा रही है, टेंशन हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है तो टीलोमियर घटेगा। या मैं इसको ऐसे समझ लूं, टीलोमियर से पहले एक और वर्ड लिख सकते हो, टीलोमियर को बना कौन रहा है, टीलोमरेज, है ना। तो देखना एजिंग, उम्र बढ़ रही है तो बच्चों टीलोमरेज है। टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी कम की ज्यादा, इस एंजाइम की एक्टिविटी सुन लो पहले, एंजाइम की एक्टिविटी कम, यही वो एंजाइम है जो क्या बना रहा था, टीलोमियर। एक्टिविटी जब कम हुई तो जब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई तो टीलोमियर की लेंथ अरे बनेगा ही नहीं, तो लेंथ धीरे धीरे क्या होती गई, कम। जब लेंथ बेटा जी कम होती गई तो क्रोमोसोम का फ्यूजन बढ़ गया, क्रोमोसोम आपस में चिपकने चालू हो गए। जब क्रोमोसोम का फ्यूजन बढ़ा तो सेल डिवीजन कम हो गया, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब सेल डिवीजन ही बंद हो गया, सेल का काम ही डिवाइड होना था, डिवाइड ही नहीं कर रही है, तो हम बोल देंगे धीरे धीरे उस सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। और आपकी बॉडी फाइनली बनी किसकी है, सेल्स की। आपकी यूनिट कौन है, सेल। जब सेल ही खत्म होने लग जाएगी तो बॉडी ही खत्म। तो एक बेसिक बेटा जी कंसेप्ट जो सबसे मेन टीलोमियर से कनेक्टेड है वो ये फंडा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमें टीलोमियर को छोटा करता जाना है। उम्र बढ़ी तो टीलोमियर बनाने वाला एंजाइम टीलोमरेज, उसकी एक्टिविटी कम, तो टीलोमियर बनना तो उसकी लेंथ कम होगी, लेंथ कम तो क्रोमोसोम आपस में चिपकने चालू हो गए, क्रोमोसोम का फ्यूजन ऊपर एरो का मतलब बढ़ेगा, फ्यूज होंगे तो सेल डिवीजन कम होगा, तो धीरे धीरे सेल की डेथ हो गई है। इसलिए कैंसर सेल में क्या होता है, एक लाइन वो भी लिख लो, कैंसर में दिमाग में ले आना, जब कैंसर है तो ट्यूमर है, ट्यूमर का मतलब गांठ बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप बन गया, बहुत सारी कोशिकाओं का मतलब डिवीजन ज्यादा। यहां तो डिवीजन और कैंसर में डिवीजन, इसके उल्टा कर लो। तो कैंसर में इस एंजाइम की एक्टिविटी
तो टेलोमियर की लेंथ तो ज़्यादा है तो वो एंजाइम भी ज़्यादा बनेगा और सेल फटाफट डिवाइड भी करेगी। तो कैंसर सेल में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सुनते रहो। तो एक कैंसर का इलाज आजकल ये बता दिया बेटा जी कि किसी की पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर कैंसर है, उस सेल की एक्टिविटी टेलोमरेज की क्या कर दो, कम कर दो, तो डिवीजन। बस कैंसर में डिवीजन ज़्यादा है, हमने डिवीजन को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, इस पर चल रहा है रिसर्च चल रही है बच्चों। तो एक लाइन ये लिख लेना, NOTE नोट डाल के, इन कैंसरस सेल, कैंसर कोशिकाओं में क्या होना है, एक्टिविटी हो टेलोमरेज एंजाइम क्या कर देंगे बेटा जी, हम तो क्या करेंगे, क्या हो चुकी है, इंक्रीज। तो अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो गई तो वहां डिवीजन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो कैंसर कोशिकाओं में टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कैंसर में सेल डिवीजन फास्ट और अनकंट्रोल हो जाता है, होता ही रहता है। बातें समझ में आई क्या? इसके बाद लास्ट टाइप्स की बात करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा टेलोमियर वाला पोर्शन दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा सा कंसेप्ट है, उतारो इसको दिमाग में, ज़्यादा कुछ नहीं है। पूछते हैं इसको डिजीज वाले चैप्टर में, कैंसर से कनेक्ट करके भी पूछ लेते हैं। इन कैंसरस सेल, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है वो आपके सामने लिख लिया। अब एक बार टेलोमियर पे फिर से आ जाओ, बस लास्ट, बाकी तो रिवाइज कर ही दिया था अपन ने। टेलोमियर आ जा भाई, ये रहा। इससे ऊपर तो सैटेलाइट वाला था, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद सैटेलाइट होता है। टेलोमियर बच्चों, वैसे पूरे क्रोमोसोम में डीएनए डबल स्टैंडर्ड चलता है, किनारे वाले पोर्शन पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। डीएनए को टेलोमियर नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पार्ट टेलोमियर है, और दोनों साइड में देख लो कैसा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड है। अब दिमाग में आया जब पूरा डीएनए डबल था तो किनारों पर सिंगल क्यों हुआ, उसकी यहां बात करेंगे। तो टेलोमियर हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसके पास एकल रज्जु की डीएनए होता है। कैसा है, नॉन स्टिकी, जो चिपकने से रोकता है। कहां है, क्रोमोसोम का एंड पोर्शन, बिल्कुल लास्ट एंड में है। अब बच्चों चिपकने का मतलब ये है कि हमें पता है जब डीएनए है तो ये नाइट्रोजन बेस तो मिलेंगे, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन जो भी है। एडेनिन के सामने कौन आए, अगर एडेनिन के सामने थाइमिन है तभी तो चिपकेगा, और इस एडेनिन के सामने थाइमिन आने को बेटा जी बोलते हैं पूरक। ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझोगे, एडेनिन के सामने कौन और साइटोसिन के सामने, तभी चिपकेगा, नहीं तो। लेकिन टेलोमियर क्या करता है, इसकी सीक्वेंस ये होती है फिक्स। ऐसी सीक्वेंस के कई टेलोमियर एक दूसरे के सामने आ गए तो जब टी के सामने टी आएगा नहीं जुड़ेगा, आइडेंटिकल आपस में नहीं जुड़ते। कौन जुड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जब एडेनिन के सामने कौन आए, थाइमिन। तो टेलोमियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ऐसे फिक्स्ड सीक्वेंस अवेलेबल कराता है। इन सीक्वेंस में सबसे ज्यादा कौन दिखा, गुवेनाइन दिखा। तो बेटा जी टेलोमियर की जो सीक्वेंस है मैंने इसको बोल दिया गुवेनाइन रिच सीक्वेंस। फिक्स है, डबल टी ए ट्रिपल जी, बस ये चलती रहेगी। इसी सीक्वेंस की वजह से इसका काम हो गया प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को आपस में चिपकने से रोक देगा। इस चीज को सीधा सा दिमाग में घुसा लो कि अगर क्रोमोसोम चिपक गए, एक सेल के 46 क्रोमोसोम चिपक गए, आपस में चिपक गए तो उनको सेपरेट करना, और बिना सेपरेट के बच्चों सेल डिवाइड, क्योंकि जब डिवाइड होगी तो आधे क्रोमोसोम तो इधर जाएंगे, बाकी आधे बीच में, तभी तो सेल क्या हुई, डिवाइड। और यहाँ तो क्रोमोसोम चिपक के बैठे हैं, वो नहीं हुआ डिवाइड, डिवाइड ही नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं। बिना डिवीजन के धीरे धीरे सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो सेल को डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेलोमियर चाहिए, जो उन क्रोमोसोम को फ्यूजन से रोकता है। अब टेलोमियर बनाने वाला कौन है, टेलोमरेज। बाकी डीएनए को बनाता है पॉलीमरेज, वो लेकिन जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड दिखा पलट गया पॉलीमरेज। मैं तो इसको नहीं बनाऊंगा, मैं तो केवल डबल स्टैंडर्ड वाले पे ही काम करता हूं। तो टेलोमेयर ने कहा कोई नहीं भाई, हमारे पास अपना पर्सनल डीएनए आएगा। वो कौन था, टेलोमरेज। उसने टेलोमियर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये केवल प्रोटीन का नहीं बनता है, ये बना है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो आरएनए, साथ में प्रोटीन। बाकी लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन के बने। एक ये और एक ये, कौन सा, राइबोजाइम। दोनों किसके बने हैं,
आरएनए के। फिर अपन ने बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी टीलोमियर की लेंथ, इतना बड़ा टीलोमियर था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, होता 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 गायब ही हो गया। जब टीलोमियर ही हट गया तो क्रोमोसोम आपस में चिपक गए तो डिवीजन नहीं होना। उसको हमने यहाँ समझा दिया कि एजिंग, बुढ़ापे के साथ साथ टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी, तो टीलोमियर का बनना, लेंथ छोटी होती गई, लेंथ छोटी होगी तो क्रोमोसोम आपस में चिपकने चालू हो गए, तो डिवीजन कम हुआ तो सेल धीरे धीरे खत्म हो गई और अपना शरीर ही सेल का बना है, सेल डेथ तो अपनी भी फाइनली डेथ। बट कैंसर में क्या होता है? कैंसर में आपके दिमाग में कि सेल फटाफट डिवाइड करती है, खूब सारी सेल बन जाएगी, तो वहां इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई तो सेल का डिवीजन भी बढ़ गया, फास्ट हो गया। समझ गए? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट पॉइंट लिख लो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो 2-4 एग्जांपल है, कर लो आज इसको पूरा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के प्रकार। करें, कल सेल डिवीजन चालू करूंगा और क्वेश्चन भी करवा दूंगा। पहले एक प्लास्टिड तक क्वेश्चन हो गए थे शायद, राइबोसोम के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो एक दिन बीच में करवा दूंगा कभी मैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बच्चों, पहला लिख लो, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेन यही है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का बेसिस बताया है हिंदी में लिखना, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे कि सेंट्रोमियर कहां है, उसकी लोकेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में बेटा जी लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे देखो 4 टाइप के हैं बच्चों। पहला लिखना मेटासेंट्रिक, फर्स्ट टाइप के लिख लो मेटासेंट्रिक। दूसरे टाइप आएंगे सब मेटासेंट्रिक, कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में कहां स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तीसरा आया एक्रोसेंट्रिक, एक लिख लियो टीलोसेंट्रिक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो, ये बेटा जी किसके बेस पर है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये देखो सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, उस बेस पर। अब पहला देखो मेटासेंट्रिक, मैं थोड़ा सा डायग्राम से पहले बता दूं, उससे समझ आ जाएगा। मेटासेंट्रिक में बेटा जी शेप ऐसी होती है, हाँ, अगर सेंट्रोमियर दोनों, अब मान लो आप एनाफेज के क्रोमोसोम ही मान रहे हैं, क्योंकि शेप के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? एनाफेज में। देखना बोर्ड पे कैसी शेप दिख रही है? वी शेप। पहले सुनो फिर बनाओ। इस क्रोमोसोम की शेप कैसी है? तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर में, सेंटर में होने से दोनों जो आर्म्स है, क्रोमेटिड की आर्म्स इक्वल होती है, दैट्स कॉल्ड मेटासेंट्रिक। दूसरा क्रोमोसोम बनाया मैंने बच्चों सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म ये रही और दूसरी जो क्रोमोसोम की आर्म है वो ये रही। एक आर्म बड़ी, दूसरी छोटी। ये शेप में कैसा आएगा? एल शेप। देखते रहो, इसमें थोड़ा छोटी तो होती लेकिन ज्यादा नहीं। तीसरा जो आएगा एक्रोसेंट्रिक, इसमें बच्चों एक्रोसेंट्रिक में आ गया ये वाली स्ट्रक्चर, एल के बाद जे शब्द। इसको अपन ने बोल दिया कैसी शेप? जे शब्द। और टीलोसेंट्रिक जो है इसमें एक ही आर्म्स होती है। ये कैसा शब्द दिखा? आई शब्द। तो क्रोमोसोम की जो शेप है इसकी स्टडी होगी एनाफेज। ये डायग्राम देखते समझ में आ रहा है ना? एनाफेज है, एक ही क्रोमेटिड दिखा तो एनाफेज ही हो गया। अब बच्चों इसको अपन समझ लें, पहले डायग्राम में समझ लो। ये इनकी शेप हो गई, इसी से अलग अलग शेप के अपन क्रोमोसोम बता देंगे, वी एल जे आई। तो मेटासेंट्रिक की शेप वी होती है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक बेटा जी जे शेप्ड और वो आई शेप्ड क्रोमोसोम है। ये बीच में गोला आपका सेंट्रोमियर है। इसमें पहले मैं लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर,
लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो मेटासेंट्रिक में तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसमें सब मीडियन टू सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। यहां एक बेटा जी इसकी पोजीशन आ गई एज इज नियर एजिंग और एंड पार्ट ऑफ एंड और एजेज ऑफ क्रोमेटिड, और ये इसमें सेंट्रोमियर होता ही ए टर्मिनल और एंड पार्ट। तो इसमें तो सेंट्रोमियर बिल्कुल दोनों क्रोमोसोम के सेंटर में होगा। इसमें स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, हिंदी में लिखना सेंटर से थोड़ा सा दूर। इसमें क्रोमोसोम के किनारे या एंड के पास होगा, इसमें होगा ही किनारे पे, है ही नहीं। टर्मिनल का मतलब किनारे पर, एंड पोर्शन पर है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ी दूर, सेंटर में नहीं थोड़ा सा दूर। यहां किनारे के पास और बिल्कुल किनारे पर, ए टर्मिनल, ये किनारे पर ही आ गया सेंटर में, एक ही आर्म से दूसरी आर्म है ही नहीं। ए टर्मिनल और एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ये तो डायग्राम से समझ जाओगे। अब बच्चों इसमें जो आर्म्स की बात आए, इसमें दोनों आर्म्स हाँ इक्वल लेंथ ऑफ आर्म्स, दोनों भुजाएं समान लंबाई की, इक्वल लेंथ ऑफ आर्म, हिंदी में लिख लेना दोनों भुजाएं समान लंबाई की हो गई। इस देखो दो आर्म्स, इनको आर्म्स बोल दिया बच्चों। क्रोमेटिड के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? हाँ, तो दोनों आर्म्स की लेंथ, क्योंकि सेंट्रोमियर कहां गया? सेंटर में, तो दोनों भुजाओं की लंबाई समान। यहां बोलो एक बड़ी भुजा, एक इसमें बड़ी छोटी, लेकिन डिफरेंस है, बड़ी और दूसरी छोटी, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और दूसरी एक्सट्रीमली शॉर्ट। यहां भुजाई केवल एक है। तो ये बच्चों जहां सेंट्रोमियर सेंटर में है उसकी दोनों आर्म्स बराबर साइज की होगी, इक्वल लेंथ। यहां देखो एक तो स्मॉल आर्म और दूसरी लॉन्ग आर्म, छोटी और बड़ी भुजा। इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल की जगह शॉर्ट वर्ड ज्यादा सही रहेगा, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म। यहां एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म। एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म, उसमें एक ही आर्म है तो शॉर्ट होती नहीं वहां। एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म। मैं डायग्राम से फिर बता देता हूं। इसमें बच्चों आपने ऐसे बनाया था और दूसरी इसमें आ गई थी हेलो, तो इसको तो ये तो कौन सी आर्म हो गई? लॉन्ग आर्म, और ये वाली शॉर्ट आर्म। इस डायग्राम में आपने ऐसे बनाया था, ये एक्सट्रीमली लॉन्ग और एक इसमें ये शॉर्ट। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट तो हो गई ये, और ये कौन सी होगी? वेरी लॉन्ग आर्म। ये आ गए। ये तो ऊपर वाले डायग्राम से आप समझ जाओगे। इसमें दोनों आर्म्स की साइज जो क्या रहेगी? इक्वल। अब बच्चों एक वर्ड जैसे कई बार देते हैं कि जो लॉन्ग आर्म होती है और जो शॉर्ट आर्म होती है, नीट का क्वेश्चन आ रहा है, P और Q से रिप्रेजेंट किया था लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं P से और लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करेंगे Q से, स्मॉल q से। ये पूछ लिया था, ये रिप्रेजेंट इनको किया जाता है P और Q। शॉर्ट आर्म को बोलेंगे P और लॉन्ग आर्म को Q। क्यों? शॉर्ट आर्म के लिए एक फ्रेंच का वर्ड है पेटाइट।
और पेटाइट का मीन फ्रेंच भाषा में स्मॉल होता है। फ्रेंच में इसको क्या बोलेंगे अपन? स्मॉल। तो लॉन्ग आर्म क्यू, शॉर्ट आर्म पी। पी टर्म, पी क्यों बोला? तो पी इसलिए बोला, पी का मतलब पेटाइट। पेटाइट कहां का वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज का, जिसका मतलब स्मॉल। तो पी स्मॉल लॉन्ग को अपने आप अल्फाबेटिकली क्या बोल दिया? क्यू। इसको पी कहा तो उसको क्या कह दिया? क्यू कह दिया। और पी कहां से उठाया गया? पी स्टैंड फॉर पेटाइट। और पेटाइट टर्म कौन सी लैंग्वेज का? फ्रेंच, जिसका मीन हुआ स्मॉल। तो एक बार ऐसे ही सीधा क्वेश्चन आ गया था, लॉन्ग और शॉर्ट आर्म पी एंड क्यू। अब इसको ऐसे बोल दे, एक आर्म रेशियो बताते। आर्म रेशियो बच्चों लिख लियो। हेलो जी, जी मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ था, क्लास में वो भी है ना। तो इसमें बच्चों लिख लो आर्म रेशियो। तो देखो आर्म रेशियो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन, लॉन्ग आर्म बाई शॉर्ट आर्म। आर्म रेशियो आ गया लॉन्ग आर्म डिवाइड बाई शॉर्ट आर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉन्ग आर्म को क्या बोलेंगे? Q बाई पी रेशो। तो क्रोमोसोम की आर्म रेशियो होता है लॉन्ग आर्म डिवाइड बाई शॉर्ट आर्म, Q बाई पी। तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम आर्म रेशियो कौन से क्रोमोसोम का होगा? मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होगा? एक्रोसेंट्रिक का, क्योंकि इसकी लॉन्ग आर्म सबसे बड़ी है और ये छोटी। तो अगर आर्म रेशियो बच्चों पूछा जाए तो लॉन्ग आर्म बाई शॉर्ट आर्म। और यहां मेंशन कर सकते हो आर्म रेशियो अगर मैक्सिमम पूछा जाए और किस क्रोमोसोम के लिए? एक्रोसेंट्रिक। मैक्सिमम आर्म रेशियो बेटा जी किसका होगा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का, Q बाई पी। आर्म रेशियो हो गया। पी टर्म फॉर पेटाइट, और पेटाइट का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में कौन? स्मॉल। तो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके अकॉर्डिंग? लोकेशन और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, की सेंटर में है कि कहां है, उससे अवे है। अरे डट जाओ तो, अब टाइम है अभी, थोड़ा सा पूरा करवा दे। हाँ दूसरा लिख लो इसमें। पहला तो आ गया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा लिख लो बच्चों नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। हाँ बस 2 ही लाइन बची है, 2 लाइन बोलते बोलते 5 पेज जो बनाए हैं सर आपने, बस 2 लाइन होने वाला है, एंडिंग पे आ गए। तो ऊपर वाला तो बच्चों था किसके बेस पर? सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पर। ये नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पर है। जैसे इधर लिख लिया मैंने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, कितने सेंट्रोमियर उस बेस पे, और इधर हमने बोल दिया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर सेंट्रोमियर की नंबर 1 है, अगर सेंट्रोमियर कितने हैं? 1। अच्छा 2 बच गई क्या? और आज पेपर भी है सही सी। इस 1 को बोल देंगे अपन मोनोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर 2 है बेटा जी तो बोल दिया जाएगा डाइसेंट्रिक। अगर मोर देन 2 है तो पॉलीसेंट्रिक। नहीं है तो, अरे रख दे इसको साइड में, यही कर रहे हो क्या बेटे? बेटे तो अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है तो बच्चों वर्ड क्या आ गया? मोनो। 2 है तो मैंने बोला डाई, मोर देन 2 है तो पॉलीसेंट्रिक। बाकी अपन जो सिलेबस में है अपने ह्यूमन के रेफरेंस में है वो सारे कैसे हैं? मोनोसेंट्रिक। उसमें एक ही सेंट्रोमियर होता तो हम बोल देंगे मोनोसेंट्रिक। 2 है तो डाई, मोर देन 2 है तो पॉलीसेंट्रिक। बाकी पहला जो क्लासिफिकेशन टाइप था वो इंपॉर्टेंट था, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पर। 4 नाम आपको लिखा दिए थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब लास्ट, एक्चुअल वाला लास्ट, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। बस 2 लाइन है इनकी, 2 लाइन सर।
उस पॉइंट की एक थी, इसकी दो है, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। हो गया बस, बहुत दिन हो गए खींचते हुए, कल सेल डिवीजन उठा लाएंगे। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, दो वर्ड है बच्चों, देखो कैरियोटाइप सब क्रोमोसोम से कनेक्टेड, और दूसरा मैंने वर्ड लिखा इडियोग्राम। कैरियोटाइप का मीन, अभी जो बच्चों अपन क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे थे, कौन सी, मॉर्फोलॉजिकली। भाई एक्सटर्नली आप क्रोमोसोम देखोगे तो अपने को कैसा दिखाएगा, वो उसका क्या है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, उसी को मैं क्या बोल दूं, अरे मैं आपको दे दी कि ले भाई ये अपनी सेल के 46 क्रोमोसोम निकाल के दिए, ढूंढ इनको कौन सा कैसा है, कौन सा टीलोसेंट्रिक है, कौन सा मेटासेंट्रिक है। तो हम क्रोमोसोम को बाहर से देखेंगे, बाहर से आपको उसकी दोनों आर्म्स दिखेगी, आपको उसकी लेंथ दिखेगी, सेंट्रोमियर कहाँ है ये भी बाहर से दिखेगा। तो बाहर से जो आपने क्रोमोसोम की स्टडी की है मॉर्फोलॉजिकल, वही क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। उसको कैरियोटाइप बोल दिए। तो आपको क्रोमोसोम उठा के दे दिए, हम उसके अंदर खोल के नहीं देखेंगे, बाहर से आपको क्या क्या दिख सकता है, क्रोमोसोम की लेंथ, सेंट्रोमियर कहाँ है वो दिखेगा, कौन सी आर्म बड़ी है कौन सी, उसकी शेप क्या है, ये चीजें बाहर से दिख जाएगी। उस सारी बाहर वाली स्टडी को मैं कैरियोटाइप बोलूंगा। तो कैरियोटाइप में आएगा वही मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकली का मीन अपने को पता होना चाहिए, कौन सी, एक्सटर्नल, गुणसूत्र की बाह्य संरचना का अध्ययन, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम की बाह्य संरचना का अध्ययन। अब कैरियोटाइप में बेटा जी दो तीन बातें इंक्लूड होती है। जब आप क्रोमोसोम को बाहर से देखोगे तो उसमें क्या क्या चीज आप स्टडी कर सकते हो, वो कैरियोटाइप आ गया। मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एक्सटर्नल हुआ, तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, इट्स लेंथ ऑफ क्रोमोसोम आ गई, लेंथ ऑफ उसकी आर्म्स आ गई, एक ही बात है, क्रोमोसोम के साथ उसकी भुजाओं की लंबाई आ गई, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आ गया, सेंट्रोमियर कहाँ है वो देख सकते हो, उसके अलावा शेप ऑफ क्रोमोसोम आ गया। तो बाहर से क्रोमोसोम की बेटा जी क्या क्या अपने को दिख सकती है, और कुछ सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी दिख जाएगा, तो बस उसकी भी स्टडी होती है। इट इंक्लूड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्ट, जो जो क्रोमोसोम में बाहर से दिखे उसको आपने बोला था NOR। तो एक्सटर्नल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जब किसी क्रोमोसोम को आप बाहर से देखोगे बच्चों, तो हमें उस क्रोमोसोम के बारे में कई चीजें तो देखने से ही पता चल जाएगी। क्रोमोसोम की लेंथ क्या है, आर्म्स दोनों बराबर है कि छोटी है, क्या है, सेंट्रोमियर कहाँ है, और उसकी शेप कैसी है, V है, J है, I है, और उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है या। तो आपको पता है मैंने आपको पहला क्रोमोसोम दिया तो ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, मैंने आपको 13 नंबर क्रोमोसोम दिया दिखेगी, 13, 14, 15, 21, 22 उन 5 में ही होगा, बाकी में नहीं होगा। है या नहीं है वो बाहर से ही पता चल गया, बाहर से मतलब कैरियोटाइप। लास्ट जो वर्ड था बच्चों इडियोग्राम, हेलो बस इसी से कनेक्टेड इडियोग्राम स्टडी है, इसमें लिख लेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का डायग्राम के द्वारा प्रदर्शन, चित्र द्वारा उसे डायग्राम बना के प्रदर्शित करना, इडियोग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का डायग्राम के द्वारा प्रदर्शन करना वो कहलाएगा इडियोग्राम। अरे 46 क्रोमोसोम के क्या बना दिए, मैंने डायग्राम बना के बता दिए। जैसे डायग्राम ऐसे बना दिए कि भाई 46 को मैं ऐसे लिख दूं सीक्वेंस में, ये पहला क्रोमोसोम आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब देखो सीक्वेंस बेटा जी फिक्स आएगी, कैसी दिख रही है,
46 क्रोमोसोम को हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटे क्रोमोसोम रखते गए, और सबसे लास्ट में बेटा जी जो सेक्स क्रोमोसोम है X और एक अपने में कौन सा? Y, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगे। तो जो 46 क्रोमोसोम है उसको कैसे अरेंज करना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डायग्रामेटिकली उनको देखना, अब आपको पता चल जाएगा। सबसे स्टार्ट में वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और लास्ट में ये दो X और Y को क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र या तो सेक्स क्रोमोसोम। ये बताना अपने को। अरे जो मेल और फीमेल को डिटरमाइन करे, छोरा है तो XY, छोरी है तो XX, तो ये क्रोमोसोम बिल्कुल लास्ट में। तो ऐसे डायग्राम के रूप में क्रोमोसोम को जमाना, वो क्या कहलाया? इडियोग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। तो बना के इसमें लिख लो कैसे अरेंज कैसे करेंगे। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसके बेस है? साइज के अकॉर्डिंग। तो गुणसूत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। गुणसूत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको क्या करेंगे? अरेंज। और ये घटता क्रम किसके बेस पर है? साइज के बेस पर। और सबसे लास्ट में किसको रखोगे? सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र सबसे लास्ट, लाइन भी लास्ट है। सेक्स क्रोमोसोम प्लेस्ड एट लास्ट ऑफ इडियोग्राम। लिंग गुणसूत्रों को सबसे अंत में रखा जाता है। लिंग गुणसूत्र कौन से? X और Y। लिंग गुणसूत्रों को सबसे अंत में रखा जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी को तो बेटा जी मैंने क्या कहा? कैरियोटाइप। और उसे डायग्राम के रूप में मैंने जमा दिया सीक्वेंस में। कौन सी सीक्वेंस? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल लास्ट में। इसको बोला इडियोग्राम। स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दो बच्चों अलग से दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन भी इनके। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, विशेष प्रकार के गुणसूत्र। थोड़ी सी हेडिंग डालिए। और कल अपन ने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में बताए थे सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पर 4 नाम आ गए थे। मेटासेंट्रिक, मेटा में सेंट्रोमियर कहां था? सेंटर में था, तो दोनों आर्म्स वी शेप इक्वल थी। सब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमियर था वो मिड से थोड़ा अवे, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिड। तो शेप कैसी थी? एल शेप्ड। एक आर्म्स बड़ी थी, एक छोटी थी। बड़ी को बोलते हो क्यू, छोटी वाली पी। पी माने पेटाइट, और फ्रेंच में पेटाइट को बोलते हैं स्मॉल इन साइज। तीसरा आया था एक्रोसेंट्रिक। एक्रो शेप कैसी थी? जे शेप्ड। एक तो बहुत बड़ी आर्म्स, एक बहुत छोटी आर्म्स। और टीलोसेंट्रिक में आ गया था किनारे पे, टर्मिनल पर था सेंट्रोमियर, आई शेप्ड, उसको अपन ने कहा था। आर्म रेशियो भी आ गया था Q बाई P, बस। और एक और मोनोसेंट्रिक बाइसेंट्रिक को याद रख लियो। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेटा जी, इन्हीं को बोला जाता है जायंट क्रोमोसोम, भीमकाय क्रोमोसोम। बड़े आकार के होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम से काफी बड़े होते हैं, ये जायंट क्रोमोसोम बेटा जी कहलाते हैं। भीमकाय, बड़े। चलो 1 बाई 1 दो ही है एक साथ, अलग ऐसे पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट दो टाइप के पढ़ेंगे बेटा जी। फर्स्ट लिख लो पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम दो आएंगे जायंट क्रोमोसोम में, पॉलीटीन और एक बताऊंगा लैंप ब्रश क्रोमोसोम। पहले पॉलीटीन की बात करते हैं। पॉलीटीन, पॉलीटीन क्रोमोसोम बच्चों ऑल्सो कॉल्ड, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है बाल-बियानी क्रोमोसोम। इन्हीं को बोला जाएगा सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो फर्स्ट आप लिखियो पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसी को बच्चों बोला अपन ने बाल-बियानी क्रोमोसोम और सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सलेवरी ग्लैंड बोले तो
लार ग्रंथि। देखो इन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था बाल्बियानी साइंटिस्ट ने, तो नाम बाल्बियानी क्रोमोसोम। कहाँ डिस्कवर किया था? सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों में ढूंढा था, इसलिए क्या बोल दिए? सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो पहले बच्चों पॉलीडीन क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो इसमें लिखेंगे डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट बाल्बियानी 1881, डिस्कवर्ड बाई बाल्बियानी 1881। तो डिस्कवर कहाँ किया था? लार्वा में था बेटा जी, डिस्कवर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट लार्वा। कीटों के लार्वा की लार ग्रंथि में इसको खोजा था। तो डिस्कवर्ड बाई बाल्बियानी साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। कहाँ? तो हिंदी में लिख लो, कीट के कीट के लार्वा की लार ग्रंथियों में, कीट के लार्वा की लार ग्रंथियों में खोज हुई थी। तो बच्चों कीट समझ गए। इंसेक्ट किसको बोलते हो? जिसमें टांगे हैं 6। हर वो ऑर्गेनिज्म कीट होगा जिसमें लेग है 3 पेयर्ड ऑफ लेग, टोटल टांगे 6। मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई, जहां 6 टांगे हैं वो। लेकिन आपको बताया था स्पाइडर, मकड़ी में टांगे हैं 8, तो मकड़ी इंसेक्ट नहीं है। एंड इंसेक्ट इज मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। इंसेक्ट का कौन? कीट के लार्वा की भी कहां? सलाइवरी ग्लैंड में सबसे पहले देखा था किनको? पॉलीटीन क्रोमोसोम को। तो इन साइंटिस्ट ने तो नाम दे दिया बाल्बियानी क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखो कैसे बनते हैं बच्चों, अगली लाइन में लिखो। अब नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता ना, जैसे मैंने एक ही क्रोमोसोम बनाया बच्चों, नॉर्मल से बड़े साइज के क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें आपसे पूछे डीएनए कितना है, ये मान लो डीएनए डबल स्टैंडर्ड में ऐसे समझाने के लिए, और ये क्रोमोसोम दिख रहा तो कौन सी स्टेज का मान सकते हो? एनाफेज है क्रोमोसोम ही। ऐसे तो चाहे दोनों दे दो, एक दे दो, दोनों क्रोमोसोम है, स्टेज अलग अलग है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए समझाने के लिए। अब बच्चों पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए है वो बार बार डिवाइड करता है, बार बार रेप्लिकेट होगा, और वो अपनी नंबर कई टाइम्स इंक्रीज कर लेगा। उस क्रोमोसोम में खूब सारे कौन हो जाएगा? डीएनए। तो जब एक क्रोमोसोम में कई डीएनए हो गए तो धीरे धीरे क्रोमोसोम की साइज बढ़ती चली जाएगी, और ये जो जाइंट क्रोमोसोम है, बड़ी साइज का क्रोमोसोम है, इसी को क्या कहा? पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो नॉर्मल में तो एक बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एक से कितने बन जाएंगे? 2 अलग अलग हो गए, लेकिन इसमें एक ही क्रोमोसोम में वो बार बार क्या करेगा? रेप्लिकेट। तो पॉलीटीन का मीन हुआ, इसमें मेंशन कर लेना, इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है मल्टीपल टाइम्स होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कई बार होता है, डीएनए रेप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स, डीएनए का प्रतिलिपिकरण कई बार होता है, बार बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स। तो हिंदी में बच्चों लिख लो, डीएनए का रेप्लिकेशन कई बार होता है। कई बार होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड एंड नंबर ऑफ डीएनए दोनों क्या हो गए? इंक्रीज। नंबर ऑफ क्रोमेटिड और डीएनए नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या हो गए? ज्यादा हो गए। क्रोमेटिड की संख्या और डीएनए दोनों की नंबर बढ़ती रहेगी। अरे मैंने रेप्लिकेशन बढ़ा दिया। अब बच्चों जो डीएनए है वो होता किसमें, किसके अंदर है? अपन ने कहा एक डीएनए, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए। यहां डीएनए 1 से 5 हो गए, तो क्रोमेटिड भी, बस क्रोमेटिड बढ़ते जाएंगे और साथ साथ कौन बढ़ता जाएगा? क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन इसके साइड में ये क्या आ गया? एक और क्रोमेटिड, इधर क्रोमेटिड आ गया, एक और क्रोमेटिड आ गया, इधर आ गया, ऐसे कई क्रोमेटिड आ गए, और हर क्रोमेटिड में अलग अलग क्या आता जाएगा? डीएनए। तो बच्चों डीएनए और क्रोमेटिड दोनों की नंबर इंक्रीज, और ये नॉर्मल से बड़े साइज के क्रोमोसोम हो गए, देन इट्स कॉल्ड जाइंट क्रोमोसोम। अब देखो इसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है बच्चों, ये क्रोमोसोम, इसका डीएनए, और कुछ जगह डीएनए से पफ के फॉर्म में ओपन हो जाता है, इस टाइप से जगह जगह से डीएनए के पफ बन जाते हैं ये,
इसी को बोलते हैं बॉल बी यानी पफ। डीएनए में ये कई पफ के फॉर्म में ओपन हो गया, इसको बोल दिया बॉल बी यानी रिंग और पफ की शेप आ गई। तो डीएनए था, बीच में से ओपन हो गया, खुल गया, एक्स्ट्रा क्रोमेटिड और ये साइड में आते रहेंगे। इसी में बच्चों तो बॉल बी यानी रिंग और पफ होते हैं, इसके अंदर ये यहां का जो डीएनए है, डीएनए आगे क्या बना देगा, आरएनए। आरएनए से आगे क्या बनेगा, प्रोटीन। बस। तो डीएनए में जो क्रोमोसोम, बड़े बड़े क्रोमोसोम, इनके बीच में पफ बन गए। पफ का मतलब ऐसे सोलन स्ट्रक्चर बन गई, और इन्हीं सोलन खुली हुई स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया बॉल बी यानी रिंग। और बच्चों चूंकि इसमें डीएनए है, डीएनए से आपको पता है क्या बनता है, और वही आरएनए प्रोटीन बना देगा। तो एक बार आया था क्वेश्चन कि बॉल बी यानी रिंग में किसका सिंथेसाइज होता है, तो जो बॉल बी यानी रिंग है बच्चों, ये पफ क्या बना देगा, इसका डीएनए आरएनए भी बनाता है, आरएनए से प्रोटीन भी बनाता है। तो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर को मैं नाम दे दूंगा बॉल बी यानी रिंग और पफ, जिसमें कौन है, डीएनए। डीएनए से आरएनए, आरएनए से कौन बना, प्रोटीन। ऐसे बस समझने के लिए भी डीएनए है तो डीएनए आप समझ जाओ। तो ऐसे आ गया कि बॉल बी यानी रिंग है, ये किससे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो आप बता सकते हो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस से, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इन दोनों से कनेक्टेड। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस क्रोमोसोम से कनेक्टेड। तो उन रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया बॉल बी यानी रिंग। पफ लाइक स्ट्रक्चर खुल गए। अरे पफ नहीं होता क्या, बाड़ा में कई बना पफ बना हुआ आगे, ऐसे कई बालों को बाहर निकालो ना, बोलो जुडो बना के अंदर खींचे, क्या करती हो आगे पीछे, वो पफ जो आ गया, पफ की तरफ बाहर आ जाएगा डीएनए, और वो खुला हुआ डीएनए आगे क्या बना रहा है, आरएनए, और आरएनए से क्या बन गई, प्रोटीन। तो एक्चुअल में बॉल बी यानी रिंग इज साइट फॉर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि बॉल बी यानी रिंग का मतलब वहां कौन है, और बच्चों डीएनए तो हमें पता हो आरएनए भी बनाएगा, आरएनए से आगे प्रोटीन भी बनेगी। तो इसमें इतना ही याद रखना है, पहले पोलिटीन क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाई बॉल बी यानी, साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां डिस्कवर किया था, इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में, इसलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम से कैसे अलग है, अलग ऐसे है बच्चों, इन क्रोमोसोम में डीएनए बार बार रेप्लिकेट होगा, तो डीएनए की नंबर, अब वो डीएनए होता किसमें, क्रोमेटिड में, तो क्रोमेटिड भी बढ़ गए और उसमें डीएनए भी बढ़ गया, खूब सारा क्रोमोसोम डीएनए हो गया। तो वो जो फुली हुई स्ट्रक्चर है उसको बोल दिया बॉल बी यानी पफ रिंग, जिसमें डीएनए है जो आरएनए और क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। दूसरे लास्ट सेकंड स्पेशल क्रोमोसोम में बेटा जी, पोलिटीन क्रोमोसोम के बाद एक लिख लो लैंप ब्रश क्रोमोसोम, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, लैंप ब्रश के शेप के होते हैं, सो इट्स कॉल्ड लैंप ब्रश क्रोमोसोम। लैंप ब्रश बच्चों डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग, डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साइंड पहले भी आया था। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन को कलर दिया था कौन सी डाई, एसिटोकार्मिन, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के लिए एसिटोकार्मिन, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। डिस्कवर किया किसमें, तो डिस्कवरी हुई थी बच्चों इन oocyte ऑफ एम्फीबिया, इन oocyte ऑफ एम्फीबिया, उभयचर की अंड कोशिका में, अंडाणु कोशिका में इसकी खोज हुई थी, इन oocyte ऑफ एम्फीबिया। लैंप ब्रश, तो बस वही है, इनकी साइज भी बच्चों नॉर्मल से बड़ी हो जाएगी। लैंप, जो लैंप का ब्रश होता है ना, आजकल तो क्या देखे होंगे आपने, पुराने टाइम में लालटेन होती थी, लालटेन देखिए, लालटेन लैंप होता था, उससे लाइटें नहीं होती तो लैंप से पढ़ते थे। तो लैंप और लालटेन का जो गोला होता था ना बच्चों, उस गोले को साफ करने के लिए ब्रश होता था, गोले में हाथ तो जाता नहीं था, उस ग्लास को साफ करने के लिए ब्रश होता, उस ब्रश से उसकी सफाई करते। उस ब्रश में ऐसे कई ऐसी स्ट्रक्चर होती है, वैसी सी शेप होती है, जैसे इस स्ट्रक्चर को जब देखा जाए तो बच्चों ये क्रोमोसोम ऐसे दिखते थे,
ऐसे इसमें साइड में से ब्रश लाइक ब्रिसल्स लगे रहते थे, ऐसी शेप के क्रोमोसोम, इनको नाम दे दिया लैंप ब्रश क्रोमोसोम, जो नॉर्मल से साइज में क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ये जो लेटरल ब्रांच है इसको बोल दिया जाता है इसकी लेटरल रूट। इसमें भी वही डीएनए, और काम सबका सेम ही है, इसमें भी क्रोमोसोम तो डीएनए, और डीएनए का काम वही क्या बनाना, और ये आरएनए भी यहाँ क्या बना देगा, प्रोटीन। तो ये लिख लियो बस, oocyte पूछ लेते हैं कहाँ देखे गए, इन oocyte ऑफ एम्फीबिया। तो इसका डीएनए भी आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन। हाँ बस ये थोड़ा सा जो प्रोटीन यहाँ बनता है ये वाइटेलोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है। वाइटेलोजेनेसिस, पीतक जनन, और वाइटेलोजेनेसिस का मीन होता है सिंथेसिस ऑफ योक, पीतक का संश्लेषण। पीतक समझते हो, योक, ऑमलेट बनता ना मुर्गी के अंडे में से जो फ्लूइड बाहर आता है वो क्या है, योक है। उसको बनाने में ये प्रोटीन आरएनए का रोल होता है बच्चों, वाइटेलोजेनेसिस। तो बस नाम क्रोमोसोम के आ जाते हैं, कहां डिस्कवरी हुई वो पूछ लेते हैं। पोलिटीन को डिस्कवर किया था सलाइवरी ग्लैंड में, और इन लैंप ब्रश को डिस्कवर किया था oocyte में। oocyte बोले तो अंडे की, अंडाणु मान लो, अंडा। और एम्फीबिया, फ्रूग जिसमें आता हो एम्फीबिया हो गए। जैसे बच्चों लेटरल रूट लाइक स्ट्रक्चर बन गई, लैंप ब्रश जैसे, जिस ग्लास को साफ करते हैं वैसे ब्रश जैसी स्ट्रक्चर। इसका डीएनए भी प्रोटीन बनाता है, लेकिन उस प्रोटीन का अलग से रोल है। वो प्रोटीन क्या हेल्पफुल करेगा, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलो का मतलब योक, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। क्या बनाएगा, पीतक का संश्लेषण। और बेटा जी जो पीतक होता है, योक माने पीतक, पीतक एक्चुअल में क्या है, हाँ उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या देगा, न्यूट्रिशन। अरे मुर्गी के अंडे में जो योक है वो किसके लिए बनाती है, अपने लिए थोड़ी बना रही है कि बेचारे ऑमलेट खा लेंगे, हाँ चूजों के लिए, ताकि उनको क्या मिल सके, न्यूट्रिशन। अरे हम तो न्यूट्रिशन डायरेक्ट माँ से ले लेते हैं, माँ से प्लासेंटा होता है, 9 महीनों में माँ ही आपको क्या देगी, न्यूट्रिशन। बट बेटा जी इन बर्ड्स का, एम्फीबिया का जो डेवलपमेंट है वो किस में होता है, एग में। एग के अंदर जो न्यूट्रिशन भर रखा है, ये जो फ्लूइड है वो क्या है, योक। और योक बनने की प्रोसेस वाइटेलोजेनेसिस कौन बना रहा है, वो स्पेशल प्रोटीन जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम में। इसलिए डिस्कवरी किसमें हुई थी, अंडाणु में, oocyte में। तो oocyte या अंडे किससे भरे रहेंगे, योक से। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम का रोल योक बनाने में। और दूसरे हमने बता दिए पोलिटीन क्रोमोसोम, बाल्बियानी, इसके साइंटिस्ट कौन से, फ्लेमिंग। बस ये 2 नाम, डिस्कवरी कहाँ हुई है वो सब।